हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में मैं आपको फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नंबर 5 रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, जो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा है। वैसे तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सारा रिवीजन हो गया था, एक पार्ट उसमें रह गया था। एक्चुअली क्या मैंने रिकॉर्ड कराया था, डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स और एक आपका हेज, ये मैंने रिकॉर्ड कराया था। वो हमारे किसी स्टाफ की नालायकी की वजह से वो डिलीट हो गया और दोबारा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अभी रिसेंटली मेरे पास बच्चों के बहुत मैसेज आए कि जिंदल सर आप प्लीज़ दोबारा रिकॉर्ड कर लो यार, आपका डिलीट हो गया, हमें तो नहीं मिला ना, आपका वीडियो डिलीट हो गया, आपके स्टाफ की गलती है, हमारी क्या गलती है, हमें तो रिकॉर्ड करके दो। तो मैंने बोला कि चलो कोई दूसरा इंडिया शेयर करने से पहले मैं इसको निपटा लेता हूँ। तो आज के वीडियो में बेटे मैं आपको डेरिवेटिव्स और एम्बेडेड डेरिवेटिव्स और हेज, मतलब पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 दोनों रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ और रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इसका। बाकी तो सब हमने रिवाइज कर ही लिया था। हाँ जी बेटे, इसमें डेरिवेटिव्स पे तो खैर ये तो आसान पार्ट था। हमने जो मेन आज एक बार टाइम लगाना है वो है एम्बेडेड डेरिवेटिव्स पे और दूसरा हेजिंग पे। मैं आपको ढंग से रिवाइज करा दूंगा इसमें, और कोई जो स्टडी मैट का कोई चीज़ है तो वो भी आपको बता दूंगा। स्टडी मैट लगा रखा है मैंने, क्योंकि क्लास में तो मैंने आपको समराइज़ करके सिंपल तरीके से समझा दिया था। अब कुछ बच्चे होते हैं जो स्टडी मैट रेफ़र करते हैं, करना तो नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों के ब्याह पे मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं नहीं वो नहीं सर, ये चार्ट नहीं समझ आया, ये क्या बना रखा है इंस्टीट्यूट ने। तो एम्बेडेड डेरिवेटिव मैं इसमें और एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। तो पहले हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। जब मैंने क्लास में वीडियो नंबर 11 शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव्स का मीनिंग बताया था। और डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या था, बड़ा सिंपल, स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट है सर। डेरिवेटिव है क्या, स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ना तो फिजिकली कुछ आना है ना फिजिकली कुछ जाना है, शर्त लगानी है सर, सट्टेबाजी है सर। मैं कुछ अनप्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल करूँगा ताकि बात आपको ढंग से रिवाइज करा दूँ। क्लास में भी किया था, क्लास में तो मैंने IPL वाला एग्जाम्पल लिया था। शर्त है सर, सट्टेबाजी है सर, एक की फेवर में जाएगा एक के अनफेवर में जाएगा। अगर आप किसी चीज़ पे सट्टा खेलेंगे, आपका दाव लग गया, पैसे बना लेंगे। आपका दाव नहीं लगा सर, पैसे दे के जाएंगे। अब स्टॉक मार्केट में सेबी तो अपनी जेब से देने से रहा, एक कमाता है सर एक गंवाता है। तो डेरिवेटिव है क्या, स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट है सर। और मैंने इसके आपको 3 बड़े फीचर बताए थे। पहला फीचर क्या था कि जब आप किसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो कोई भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इनिशियली कुछ नहीं देना होता। और अगर इनिशियली इन्वेस्टमेंट होती भी है तो नेग्लिजिबल, लिटल, स्मॉल। जैसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ता है। एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। तो जो ऑप्शन बायर है वो ऑप्शन प्रीमियम देता है ऑप्शन सेलर को, तभी उसको राइट मिलता है। वो ऑब्लिगेशन में फंस जाता है वो राइट में। तो ऑप्शन प्रीमियम की अमाउंट कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं, नॉमिनल अमाउंट होती है। तो यहाँ तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं, या फिर होती है तो बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट। इसकी दूसरी सबसे खास बात, फ्यूचर डेट में सेटल होगा। आज आप कोई स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट आएगा, फ्यूचर में सेटल होगा। तो फ्यूचर तो अनसर्टेन है, आपके फेवर में भी आ सकता है, आपके अनफेवर में भी जा सकता है। इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे होगी। और तीसरी खास बात, ये जो डेरिवेटिव है ये जिस चीज़ पे आप खेलेंगे उसके प्राइसेस की वजह से, मतलब इसको बोलते हैं अंडरलाइंग वेरिएबल। तो इसके अंडरलाइंग वेरिएबल की वजह से इसकी सेटलमेंट के ऊपर इफेक्ट आएगा। और अंडरलाइंग वेरिएबल क्या है, जिस चीज़ पे आप सट्टा खेलेंगे। अब डेरिवेटिव्स हैं क्या, आपका फ्यूचर हो सकता है, आपका फॉरवर्ड हो सकता है, आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अब आपका इसमें स्वैप हो सकता है। ये सारी डेरिवेटिव्स हैं। अब आप ये डिसाइड करो कि आपने फ्यूचर खेलना है तो किस चीज़ पे खेलना है। आप इंटरेस्ट रेट पे खेल सकते हैं, आप करेंसी में खेल सकते हैं, आप इक्विटी में खेल सकते हैं, आप कमोडिटीज़ में खेल सकते हैं। तो अंडरलाइंग वेरिएबल क्या है, अंडरलाइंग वेरिएबल फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर तो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है। ऑप्शन क्या है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है, डेरिवेटिव का टाइप है। अंडरलाइंग वेरिएबल क्या है, अगर आप करेंसी में खेलेंगे तो करेंसी का रेट, अगर आप कमोडिटी में खेलेंगे तो कमोडिटी का रेट, अच्छा अगर आप इक्विटी में खेलेंगे तो इक्विटी का रेट। तो जिस चीज़ में आप डेरिवेटिव खेलेंगे वो उसका जो प्राइस है वो उसका अंडरलाइंग वेरिएबल है और वो फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि फ्यूचर में सेटल होना है ये। तो फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें क्या पता क्या प्राइस होगा।
फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं मार्केट में। तो अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये ढूंढना चाहते हैं कि डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो 3 खास बातें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुड बी लो, या फिर देयर शुड नॉट बी एनी इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ है ही नहीं सर, इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं। और दूसरा, इट शुड बी सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट, और इसका जो अंडरलाइंग वेरिएबल है, इसका प्राइस, वो इसकी सेटलमेंट को डिसाइड करेगा। तो ये बातें मैंने आपको क्लास में लिखवाई होंगी पक्का। ये इसकी फीचर है सर, ये इसके यूएसपी है। पहला, इट डज नॉट रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इट रिक्वायर्स अ लिटिल इन्वेस्टमेंट। दूसरा, इट विल बी सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट। तीसरा, इट्स वैल्यू चेंजेस एज द अंडरलाइंग वेरिएबल चेंजेस। और अंडरलाइंग वेरिएबल क्या चीज़ है? अंडरलाइंग वेरिएबल चीज़ है इंटरेस्ट, करेंसी, इक्विटी और कमोडिटी और इनके रेट्स। अगर आप इंटरेस्ट स्वैप है, इंटरेस्ट ऑप्शन में, इंटरेस्ट फ्यूचर में, तो इंटरेस्ट का रेट, करेंसी स्वैप में, करेंसी ऑप्शन में, करेंसी फ्यूचर में, करेंसी फॉरवर्ड में, तो करेंसी का रेट, इक्विटी का रेट, कमोडिटी का रेट। तो अगर आप देखें तो स्वैप, ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ये तो टाइप हैं। अंडरलाइंग वेरिएबल क्या है? जिस चीज़ पे आप खेलेंगे, करेंसी, इक्विटी, कमोडिटी और इंटरेस्ट, जो भी हो सकते हैं। फिर मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे क्लास में, 81, 82, 83, और इसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो केस स्टडी आपको दे रखी है उसमें वो डेरिवेटिव है कि नहीं है। तो 3 फीचर्स को हमने आइडेंटिफाई करके आंसर दिया था। अगर वो तीनों फीचर मिल गए थे तो डेरिवेटिव बोल दिया होगा, तीनों फीचर नहीं मिले होंगे, डेरिवेटिव हमने मना कर दिया होगा। अच्छा, फिर मैंने आपको इसकी अकाउंटिंग के बारे में बताया था, अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव्स। सबसे आसान अकाउंटिंग इसी की है। आपने करना क्या है? सेटलमेंट डेट पे जाना है, सेटलमेंट डेट पे जाना है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट इसी साल हुआ, इसी साल सेटल हो गया, बीच में कोई बैलेंस शीट डेट नहीं आती, तो हम इसको बोलते हैं सेटलमेंट इन सेम ईयर। तो इसमें करना क्या होता है? अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इसी साल हुआ और इसी साल सेटल हो गया, मान लो आपका 1/4 से लेके 31 मार्च तक का फिनेंशियल ईयर है, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया 1 मई को और ये सेटल हो गया 1 जुलाई को, तो इसी साल एंटर किया और इसी साल सेटल हो गया। जब बैलेंस शीट डेट आई नहीं तो बैलेंस शीट डेट की वैल्यूएशन क्यों करें, सीधा पहुंचेंगे सेटलमेंट डेट को। बस आपको ये देखना कि पैसा आया कि गया। अगर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फेवर में है तो एंट्री पास करनी है, डेरिवेटिव फिनेंशियल एसेट डेबिट टू P&L और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फिनेंशियल एसेट। और अगर आप लॉस में हैं तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फिनेंशियल लायबिलिटी और फिर पेमेंट कर देना डेरिवेटिव फिनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक। सीधी सी बात, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको पैसा मिलेगा, तो आप डेरिवेटिव फिनेंशियल एसेट क्रिएट करके रख लें, P&L में डालें और कलेक्शन कर लें। और अगर आप लॉस में हैं तो आपको लॉस P&L में डेबिट करके लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी और उसकी पेमेंट करानी है आपने। ये 2 चीज़ें हमने बुक टेस्ट करी थी कि अगर तो ये फेवर में है तो आप इसमें DFA क्रिएट करके इनकम बुक कर लो और बाद में कलेक्शन कर लो, और अगर ये अनफेवरेबल है तो भाई लॉस P&L में डाल दो और फिर इसकी पेमेंट कर दो। सिंपल बात थी। और दूसरा केस ये था कि अगर कोई आपके पास डेरिवेटिव है, मान लो आपने 1/4 से शुरू किया, 31 मार्च तक है, आपने 28 फरवरी को कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया और इसकी जो सेटलमेंट है वो होनी है 30/4 को, तो बीच में बैलेंस शीट डेट आ जाएगी, तो बैलेंस शीट वैल्यूएशन आपको करनी पड़ेगी डेरिवेटिव की। पैसा आएगा या जाएगा वो तो 30 अप्रैल को डिसाइड होगा, लेकिन आप अपना डेरिवेटिव एसेट, डेरिवेटिव लायबिलिटी बैलेंस शीट डेट को क्रिएट करके रखेंगे। मतलब ये आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी आपको। तो जितने भी डेरिवेटिव्स बैलेंस शीट डेट को आपके अनसेटल्ड रह जाते हैं, उनकी बैलेंस शीट डेट को वैल्यूएशन करना मैंडेटरी है। तो कॉन्सेप्ट वही है। अगर तो आपका फेवरेबल केस चल रहा है, 28 फरवरी को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, 31 मार्च को मान लो बैलेंस शीट डेट आ गई और आपका कॉन्ट्रैक्ट आपकी फेवर में है, आपको पैसे बनेंगे, तो आप DFA क्रिएट करके रख लें, DFA टू P&L। और अगर आप नुकसान में हैं तो आप P&L टू DFL करके रख लें। और इसमें कोई भी अगेंस्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि 109 का जो मॉडल है वो फेयर वैल्यू मॉडल है।
मुझे पता है बच्चों के दिमाग में आता है सर ये तो वायलेशन है प्रूडेंस का, पैसे मिले नहीं और आपने इनकम बुक कर ली। तो ये फेयर वैल्यू प्रेजेंटेशन मॉडल है सर हमारा, और आपने देखा होगा इंड एस में हर जगह फेयर वैल्यू मॉडल को ही फॉलो किया जा रहा है। प्रूडेंस की ऐसी की तैसी, पैसे बने या ना बने वो बात की बात है, आज इनकम बुक करके रख लो। ये देखो आप, तो जितने भी डेरिवेटिव्स आपके अनसेटल्ड होते हैं बैलेंस शीट डेट को, वो सारे आपको वैल्यू करने होते हैं। यही चीज़ हमने थ्योरी में भी लिखी होगी। ये सब आपके क्लास के नोट्स हैं जो मैंने वीडियोस में लिखवाए हैं। इफ़ एनी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स अनसेटल्ड एट बैलेंस शीट डेट देन वी नीड टू वैल्यू एट फेयर वैल्यू ऑन रिस्पेक्टिव डेट मार्क टू मार्केट बेसिस। ठीक है जी। एनी प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन विल बी ट्रांसफर टू P&L। डेरिवेटिव्स का तो मॉडल ही P&L का है, डेरिवेटिव्स में तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फेयर वैल्यू थ्रू P&L, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, एक और बात, ये लिस्टेड कंपनीज पे एक नोट लिखा हुआ है। क्यों? आपको पता है इनको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनानी होती है क्वार्टरली बेसिस पे, तो ये अपने डेरिवेटिव्स को क्वार्टरली बेसिस पे भी वैल्यू कर सकते हैं IFR पर्पस के लिए, ये लिखा हुआ है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स की बात करें तो बैलेंस शीट डेट 31 मार्च है, वहाँ तो वैल्यूएशन होनी है। अगर कोई लिस्टेड कंपनी को IFR बनाने और कोई डेरिवेटिव पेंडिंग है किसी क्वार्टर में तो क्वार्टरली वैल्यूएशन भी अलाउड है, लेकिन IFR पर्पस के लिए ओनली। अच्छा, और ये फिर हमने क्वेश्चन किया होगा जी, क्वेश्चन नंबर 85 और अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव्स के ऊपर ये एंट्रीज वेंट्रीज डाली हुई हैं। सर क्वेश्चन आप देख लेना, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन करना आपका काम है बेटे, है ना। ये क्वेश्चन आप देख लेना जो भी हैं, सिंपल सी वर्किंग थी। इसके बाद बेटे फिर हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ गए थे जो था एम्बेडेड डेरिवेटिव्स का, और हमने इस पे लगाया था टिक इम्पॉर्टेंट। मैंने क्लास में आपको समराइज़ करके बड़े ही शॉर्टकट तरीके से इसका क्रक्स बता दिया था कि भाई ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा पेपर में करके आना है। लेकिन कुछ बच्चों को स्टडी मैट पढ़ने की आदत है, पढ़ना चाहिए, लेकिन कब? जब बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा हो। जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं उनको क्या मत्था मारने की ज़रूरत? जब आपने एक टीचर को अपॉइंट कर दिया कि जी हम आपसे क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, तो वो टीचर आपके बिहाफ पे पढ़ तो रहा है। आप टीचर से भी क्लास ले रहे हो, स्टडी मैट में भी खुद मत्था मारे जा रहे हो, दो कश्तियों में सवार हो गए आप। परेशानी तो होगी, परेशानी तो होगी। आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपने कहीं से कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया, आप सीधा स्टडी मैट में पहुंच गए। स्टडी मैट में लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमने उसका निचोड़ निकाल के आपको दे दिया। आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर उल्टा पूछते हैं, सर स्टडी मैट का ये फ्लो चार्ट समझ में नहीं आया, सर स्टडी मैट की ये डेफिनेशन सब। अरे आपका काम थोड़ा ना यार, वो टीचर का काम है। हमें पढ़ाना है एक सब्जेक्ट, मैं सिर्फ FR पढ़ाता हूँ। आपको पेपर मैनेज करने हैं 4 या 8, और अगर आप ये स्टडी मैट उठा के घूमते फिरोगे, आपके सिलेबस की तैयारी कैसे होगी? आप मुझे बताओ। FR का स्टडी मैट को सिंपल थोड़ा ना है, शब्दों का बहुत जाल है उसके अंदर। वो तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ वालों को नहीं पता होगा इसमें क्या लिखा हुआ है, वो भी बैठ के उसको अंडरलाइन करते होंगे। कोई बात नहीं, जो मेरे पास क्वेरीज आई हैं स्टडी मटेरियल में से एम्बेडेड डेरिवेटिव पे, मैं वो भी इस रिविजनरी वीडियो में कवर कर लूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई नाराज़गी नहीं। करें शुरू। मैंने जब क्लास में आपको एम्बेडेड डेरिवेटिव कराया था तो मैंने आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाई थी बात, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के थ्रू, फिर आपको थ्योरी लिखवाई थी, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर था। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बेसिस पे बता देता हूँ ताकि वो स्टडी मटेरियल वाला कंटेंट भी आपका कवर हो जाए सारा। हाइब्रिड एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या है? एम्बेडेड डेरिवेटिव की डेफिनेशन बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल डेफिनेशन थी। हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट का एक कंपोनेंट है ये। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट का एक कंपोनेंट है ये। क्या कंपोनेंट है? एम्बेडेड डेरिवेटिव एक हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट का एक कंपोनेंट है, मतलब इसको सेपरेट करना पड़ेगा। जिसका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉन डेरिवेटिव है। एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर दो फीचर हैं, एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट का और दूसरा एम्बेडेड डेरिवेटिव का। और जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो प्राइम कॉन्ट्रैक्ट है, वो नॉन डेरिवेटिव होना चाहिए।
अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही आपका डेरिवेटिव है फिर सेपरेट क्यों करेंगे? जिंदल सर क्या बोल रहे हो? आप ही सुनना चाहते हो? स्टडी मटेरियल की भाषा बोल रहा हूँ। दूसरा तरीका मैं आपको अभी एग्जांपल लिख के दूंगा, एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी कि सर क्या बोलना चाहते हैं। अभी आप स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को झेलो जिस पे रिसर्च चल रही है आपकी। फिर जो मैंने आपको समरी बताई थी, क्रक्स बताया था, वो सुन लेना। जो सिंपल लगे उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर देना। एक हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके दो कंपोनेंट है, एक आपका एम्बेडेड डेरिवेटिव और दूसरा है होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका नॉन डेरिवेटिव होना चाहिए और जो एम्बेडेड डेरिवेटिव है इसके अंदर वो सारे फीचर होने चाहिए जो एक डेरिवेटिव में होते हैं। अच्छा, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका नॉन डेरिवेटिव होना चाहिए और जो आपका एम्बेडेड डेरिवेटिव है इसमें सारे डेरिवेटिव के फीचर होने चाहिए। और तीसरा इस एम्बेडेड डेरिवेटिव का आपके कैश फ्लोज के ऊपर इम्पैक्ट आना चाहिए। सर क्या बोल रहे हो सर? सुनो ना, ये स्टडी मेट की लैंग्वेज है, सुनो। मैं आपको एम्बेडेड डेरिवेटिव की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंपोनेंट है एम्बेडेड डेरिवेटिव, एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है नॉन डेरिवेटिव, और आपको सेपरेट करना पड़ेगा। इसमें डेरिवेटिव के फीचर होते हैं और आपके मेन कैश फ्लोज को ये इफेक्ट करते हैं। एक तो ये कहानी है। अब मैं लेता हूँ एग्जाम्पल से बात आएगी समझ में बेटे। ये लो, बात ये है कि मैंने एक मशीन इंपोर्ट की है, मैंने एक मशीनरी इंपोर्ट की है चाइना से, और मेरा जो चाइनीज़ सप्लायर है वो मुझे कहता है कि बाबूजी 4 महीने लगेंगे, आपकी मशीन कस्टमाइजेबल है, हम आपको 4 महीने में डिलीवर करेंगे। मैंने बोला कर देना 4 महीने डिलीवर, मशीन दे देना, पैसे ले लेना, मेरे को पेमेंट 4 महीने बाद करनी है, 4 मंथ्स का टाइम है। तो हमारा प्राइस फिक्स हो गया 10,000 USD और आज का रेट है USD का 75 रुपये का, ये स्पॉट रेट है आज। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, USD फिक्स हो गए, मशीन 4 महीने बाद आएगी, पेमेंट 4 महीने बाद होगी। लेकिन अब मेरे को एक बात सता रही है कि यार अगर USD का रेट बढ़ गया, अगर ये 75 रुपये बढ़ गया तो मुझे मशीन महंगी पड़ेगी और मेरा नुकसान हो जाएगा। रेट बढ़ेगा क्योंकि आपको तो USD देने, USD लेने के लिए आप बैंक जाओगे, बैंक बोलोगे USD चाहिए, बैंक आपसे उस टाइम का करंट रेट लेगा, अगर वो ज़्यादा हुआ तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपको सता रहा है ये बात आपको सता रही है, आपको फॉरवर्ड ले लेना चाहिए। मैंने बैंक से पूछा रहे फॉरवर्ड क्या दे रहे हो 4 महीने का? बैंक कहता है 76 रुपये का फॉरवर्ड दे रहे हैं, उस टाइम पे कोई भी रेट हो हम आपको 76 रुपये में डॉलर दे देंगे। मैंने पूछा, वापस आ गया, मैंने फॉरवर्ड लिया ही नहीं। फॉरवर्ड अवेलेबल था 4 महीने का, आपने लिए ही नहीं। अब बताओ आपका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आपने एक नॉन फाइनेंशियल एसेट खरीदी है, मशीन आपका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या है? वो है करेंसी का रेट, अंडरलाइंग वेरिएबल आपको डेरिवेटिव्स में अभी तो बताए थे, आपका कमोडिटी का प्राइस हो सकता है, आपका इंटरेस्ट का रेट हो सकता है, करेंसी का रेट हो सकता है, इक्विटी का रेट हो सकता है। ये अंडरलाइंग वेरिएबल डेरिवेटिव्स में पाए जाते हैं। अब इसमें करेंसी रेट इन्वॉल्व हो गया। फॉरवर्ड अवेलेबल था, आपने लिया नहीं। अब क्या हुआ? मैं समय का इंतज़ार करता रहा, 4 महीने पास हो गए, अब मुझे पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के टाइम पे रेट निकला मार्केट में 77 का। तो यहाँ पे इंड AS 109 कहता है जब आप ये 77 की पेमेंट करेंगे ना, जब आप ये 77 की पेमेंट करेंगे, 7,70,000 रुपये की पेमेंट करेंगे, तो इसको सेपरेट करो। इसके अंदर एक एम्बेडेड डेरिवेटिव है। अगर आपने डेरिवेटिव लिया होता तो कैश फ्लो चेंज होते आपके। कैसे? कहते ये जो फॉरवर्ड रेट है ना, ये जो फॉरवर्ड रेट है 76 रुपये का, अगर आपने फॉरवर्ड लिया होता तो आपको 77 रुपये देने नहीं पड़ते। तो ये जो 76 और 77 का डिफरेंस है ना, 1 रुपये का, ये आपका डेरिवेटिव फ्लक्चुएशन है। तो आपको करना क्या है? आपको 4 महीने बाद पहली एंट्री पास करनी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू पेबल, और वो भी 76 के हिसाब से 7,60,000 रुपये एंट्री मारो। अच्छा, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स में आपको फॉरवर्ड रेट पे एंट्री मार लेनी चाहिए थी,
तो वो एंट्री आज भी मार रहे हैं हम 4 महीने बाद भी। अच्छा, अब आपको देने कितने हैं? आपको देने हैं 77। फॉरवर्ड तो आपने लिया नहीं, ₹1 का फ्लक्चुएशन है, तो $10,000 पे ₹10,000 का फटका लग गया आपको। आप एक एंट्री पास करेंगे इसमें, आप एक एंट्री पास करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी ₹10,000 की, और फिर एक एंट्री पास करेंगे डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी टू पेबल ₹10,000। अब आपका जो पेबल है वो आपका 760 ये रहा, 10,000 बढ़ा दिए, 770 की पेमेंट कर दो। पेबल टू बैंक 7.7, और ये जो ₹10,000 हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे आपके। ये जो ₹10,000 हैं ये आपका डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो हमने किया क्या, आपका जो हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट है मशीन खरीदने का वेरिएबल करेंसी रेट पे, उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। जिस प्राइस पे फ्लक्चुएशन नहीं आता वो आपका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है 76 का, फॉरवर्ड पे लिख दिया हमने, और उसका जो आगे का फ्लक्चुएशन है वो डेरिवेटिव फीचर है इसका, तो वहाँ पे आपको सेपरेट करना पड़ेगा उसे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू, कहानी के थ्रू बताया था। और ये ऊपर की कहानी थी, ये स्टडी मटेरियल की थी। एक जी हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब उसमें आपको एक एम्बेडेड डेरिवेटिव का कंपोनेंट सेपरेट करना पड़ेगा। इसमें डेरिवेटिव का फीचर होगा, तो करेंसी रेट इसका फीचर है। और दूसरा नॉन डेरिवेटिव, हाँ जी बिल्कुल मशीन है, नॉन फाइनेंशियल एसेट है, तो नॉन डेरिवेटिव है। तो सर फिर तो ये आपका जो परचेज और सेल के जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी होगा। तो जितने भी नॉन फाइनेंशियल एसेट हैं आपके, जिस पे आप फॉरवर्ड नहीं लेते, जितने भी नॉन फाइनेंशियल एसेट हैं जिनकी सेल परचेज आप करते हैं और उस पर आप फॉरवर्ड नहीं लेते, उसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव आपको ढूंढना पड़ेगा, चाहे आपका पैसा आना हो चाहे जाना हो। अच्छा, तो इसमें मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए थे। पहली एंट्री फॉरवर्ड पे मार दो, और दूसरी एंट्री में स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस लेके आप उसे डेरिवेटिव बुक करके P&L में डाल दो। ये तो हो गई कहानी जो टू द पॉइंट है हमारी। और मैंने क्लास में क्वेश्चंस भी कराए थे आपको, ये देखो मैंने जो क्लास में क्वेश्चन कराए थे आपको, ये था जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 84 कराया था, वही सेम कॉन्सेप्ट था। कंपनी ने जी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, इन्होंने सोलर पैनल खरीदे थे, क्वेश्चन क्लास का कराया हुआ है। अच्छा, 6 महीने बाद इसकी डिलीवरी आएगी 30 जून को, 50 मिलियन का इसका परचेज प्राइस फिक्स हो गया। ये मुझे जनवरी के रेट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे ये देखना है कि 6 महीने का फॉरवर्ड कितना था 65, और मुझे पेमेंट कितनी करनी है 66 रुपये, तो ₹1 मेरा जो है वो लॉस है। इसमें वही एंट्रीज डलेंगी आपकी। तो हम एंट्री पास करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पेबल, तो वो 65 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि जो फॉरवर्ड रेट है, अगर आपने फॉरवर्ड लिया होता तो फ्लक्चुएशन रुक जाते। और जो ₹1 का आपका नुकसान हुआ है, P&L अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी टू पेबल, पेबल टू बैंक, 1 रुपये 66 रुपये की पेमेंट कर देना है यहाँ पे। ये किए हुए हैं क्लास में, 84 भी कराया था, 85 भी कराया था आपको। अच्छा जी, अब स्टडी मैट में क्या है ना मुझे बच्चों ने डाउट भेजा। अब एक होता है जी काम चलाना, जी सारे क्वेश्चन कवर हो गए, पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका हो जाएगा, है ना। ये तो पिद्दे से एग्जांपल है। मुझे बच्चों ने भेजा, सर ये हमें ना ये फ्लो चार्ट समझ में नहीं आया, सर हमें ना ये फ्लो चार्ट समझ में नहीं आया, सर ये बताना ज़रा ये क्या बना रखा है इन्होंने, क्या है। तो पेपर में आपको पता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से प्रैक्टिकल आता है। ये जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब बच्चे ने इसको पढ़ा, नहीं समझ में आया, बच्चे ने पूछा, मैं बता देता हूँ, मैं रिवाइज़ करा दूँ। मैंने बच्चों को व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनल आंसर किए थे, ठीक। तो मैं जब पर्सनल आंसर किए हैं मैंने, तो मैं रिविजनरी वीडियो में उनको भी रिवाइज़ करा रहा हूँ कि मैंने क्या बताया था उन्हें। पॉइंट ये था कि ये जो हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसको 2 हिस्सों में जब हम सेपरेट करते हैं, एक हमारा होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक हमारा एम्बेडेड डेरिवेटिव है। कब इसको सेपरेट करना है और कब इसको सेपरेट नहीं करना, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सेपरेट करना है कि नहीं कर, पेपर में तो सेपरेट करने का क्वेश्चन आएगा। इतना आसान क्वेश्चन तो पेपर में देगा नहीं कि आपको सेपरेट ना करना पड़े और आप लिखाओ जी ये तो सेपरेट ही नहीं होगा, ये आंसर खत्म हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे वर्किंग तो कराएगा, वर्किंग कराएगा तो सेपरेट आपसे एंट्रीज भी लगाएगा, सारा कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे।
लेकिन थ्योरी के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट को कब सेपरेट करना और कब सेपरेट नहीं करना, मैं उसकी कंडीशंस बता रहा हूँ। कंडीशन नंबर 1, आपका जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये एक फिनेंशियल एसेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक फाइनेंशियल एसेट है तो आप इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को 109 में सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान के डील करोगे, आप इसको सेपरेट नहीं करोगे। फाइनेंशियल एसेट के अंदर मान लो कोई आपका फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स, इसका मतलब आपका जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक नॉन फिनेंशियल एसेट होना चाहिए। जैसे मैंने मशीनरी का एग्जांपल लिया, आप इन्वेंट्री का एग्जांपल ले लो, आपने कोई स्टॉक खरीदा, आपने कोई मशीन खरीदी, नॉन फिनेंशियल एसेट का आपका जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका एक नॉन फिनेंशियल एसेट होना चाहिए। और अगर वो फिनेंशियल एसेट है और वो 109 के दायरे में आता है तो फिर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी कंडीशन, आपका जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है और आपका जो एम्बेडेड डेरिवेटिव है, इनके जो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो वो तो पक्की बात है। एम्बेडेड डेरिवेटिव जो है वो आपका करेंसी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया मशीनरी का, करेंसी फ्लक्चुएट करेगी, और जो आपका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है मशीन, उसमें यूएसडी फिक्स है। आपके इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके अलग अलग हो ही गए। लेकिन अगर आपके इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं तो फिर आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। पहली बात, आपका जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनेंशियल एसेट नहीं होना चाहिए, वो एक नॉन फिनेंशियल एसेट होना चाहिए। इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के अलग अलग होने चाहिए। और तीसरा, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स के अंदर डेरिवेटिव्स के फीचर होने चाहिए। और चौथा, आपका जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फेयर वैल्यू थ्रू P&L का मॉडल अप्लाई होना चाहिए। और अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L का मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते तो आपको पता डेरिवेटिव्स के तो सिर्फ P&L की ऑप्शन है। जब आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट P&L मॉडल में कवर नहीं होता तो डेरिवेटिव्स आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये 4 कंडीशन है। पहला, होस्ट कॉन्ट्रैक्टर शुड बी फॉर नॉन फिनेंशियल एसेट, फिनेंशियल एसेट कवर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वहाँ कोई ब्रेकअप नहीं करना। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दोनों के अलग अलग होने चाहिए। एम्बेडेड डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव का फीचर होना चाहिए। और चौथा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L का मॉडल अडॉप्ट होना चाहिए। ये 4 कंडीशन पूरी कर दो, आप सेपरेट कर लो एसेट्स को। वो जो फ्लो चार्ट बना हुआ वो इस चीज के ऊपर बना हुआ है। क्रक्स की बात ये थी, ये जो फ्लो चार्ट इन्होंने बनाया, मैं दिखा देता हूँ, ये सिर्फ एसेट्स के ऊपर बनाया। मैं दिखा देता हूँ। बच्चों ने पूछा जी, मैं चलो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर किया था तो मैंने रिविजनरी वीडियो में भी डाल दिया इसको, क्योंकि क्लास में मेरा फंडा होता है मेन बात बच्चे को बात समझाने की, टू द पॉइंट क्रक्स निकाल के दे दिया, भी ऐसा ऐसा करना है। अब देखो सर, इन्होंने चार्ट बना रखा है, डज द हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेन अ होस्ट दैट एन एसेट विद इन द स्कोप ऑफ 109। अगर कोई ऐसी एसेट है जो 109 के दायरे में, तो फिनेंशियल एसेट आती है। यस, अगर ऐसा है तो डोंट सेपरेट एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, मत करो। अच्छा, नो, ऐसा कुछ नहीं है तो सेपरेट करेंगे जी एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को, दैट फुलफिल कंडीशन एज बिलो। दूसरा, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिस्क ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव आर क्लोजली रिलेटेड टू होस्ट। नो, नो है तो आगे बढ़ो, यस है तो फिर यही बात खत्म हो गई। नो, a separate instrument within same terms as embedded derivative would meet the definition of derivative। पहली कंडीशन नॉन फिनेंशियल है, दूसरी कंडीशन इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, तीसरी कंडीशन क्या डेरिवेटिव वाले फीचर हैं? यस, हाँ जी है। अच्छा, क्या ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L के थ्रू हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। पॉइंट ये है, बातें सारी घूम फिर के वहीं आ जाती हैं। मेन मुद्दा है कि आपका इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या? हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तब तो मज़ा है, नहीं तो कोई मज़ा नहीं सर। अच्छा, ये तो बात होगी सर एसेट के रिलेशन में। फिर लायबिलिटी के रिलेशन में, तो लायबिलिटी में आप याद रखना, फिनेंशियल लायबिलिटी में आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्रक्स में यहाँ पे एक बात समझा दी है, ये देखो, embedded derivatives are permitted to be separated from only such hybrid contracts that contains a host
विच इज़ इधर या तो कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की परचेज सेल का, और या फिर होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी का। यहाँ तक आपके स्टूडेंट लेवल के हिसाब से आपका रेलिवेंट है। ये इक्विटी और कंपाउंड मत पढ़ना, ये स्टूडेंट लेवल के हिसाब से और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसका कोई एग्जांपल इन्होंने नहीं दिया हुआ, फाइनेंशियल लायबिलिटी का एग्जांपल फिर भी दिया हुआ है। तो ये मशीन का एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहली एंट्री फॉरवर्ड में मारो, फॉरवर्ड से ऊपर नीचे जो आप एक्चुअल में स्पॉट रेट में लेके आओगे उसको अलग से आप वैल्यू कर लो। पहली एंट्री आपने फॉरवर्ड में मारनी है और फिर देखो स्पॉट रेट क्या है। स्पॉट रेट का और फॉरवर्ड का डिफरेंस है, उसे आप डेरिवेटिव मान के P&L में डाल दो और पेमेंट में सेटल कर लो। आपकी कॉपी में क्वेश्चन किए हुए हैं, आपकी कॉपी में एग्जांपल्स किए हुए, आप चेक कर सकते हो। अच्छा, फिर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी में कैसे आ सकता है सर? चलो मशीन वाला एग्जांपल तो आपने करा दिया। फाइनेंशियल लायबिलिटी में, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में एक प्री पेमेंट ऑप्शन हो सकता है, एक प्री पेमेंट ऑप्शन हो सकता है। कैसे? मान लो एक्स लिमिटेड ने डिबेंचर इशू किए, ठीक है, 5 साल की लाइफ है, 5 साल बाद ये रिडीम होने हैं, लेकिन कंपनी ने एक ऑप्शन दे दी, कंपनी ने एक ऑप्शन दे दी, प्री पेमेंट प्रीमियम की ऑप्शन है कि कंपनी इनको अगर टाइम से पहले पेमेंट करती है तो, वैसे तो इनका स्पैन 5 साल का है, 5 साल तक ब्याज लेते रहेंगे, फिर अपना प्रिंसिपल भी ले जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी ने इनको प्री पेमेंट टाइम से पहले पेमेंट की, तो जब इनको टाइम से पहले पेमेंट करेंगे तो उस टाइम पे अमाउंट फिक्स कर दी इन्होंने कि मान लो हम आपको उस टाइम पे कैरिंग अमाउंट जो भी हो, हम आपको जी 100 प्लस 5% प्रीमियम 105 रुपये देंगे। 5 साल का स्पैन है। एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा अगर उसको टाइम से पहले पेमेंट मिलेगी तो। पेमेंट होगी तो सेपरेट करेंगे, पेमेंट नहीं होगी तो सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। एक ऑप्शन देके छोड़ दी हमने, ये प्री पेमेंट ऑप्शन है हमारी एक तरह से, कि अगर आपको टाइम से पहले हमने पेमेंट की और आपको ब्याज का कोई नुकसान हुआ तो हम आपको 105 रुपये दे देंगे। तो होगा क्या, अब आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड लगाओगे। क्यों? मैच्योरिटी तक जाएगा, 5 साल है, ठीक है। तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में क्या होगा, हर साल एक कैरिंग अमाउंट निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो वो जो कैरिंग अमाउंट निकलेगी उसका हम कंपैरिजन 105 के साथ करके देखेंगे। लेकिन 105 के साथ कंपैरिजन करने का फ़ायदा तब है जब आपको पेमेंट करनी हो। तो मान लो मैं दूसरे साल में पेमेंट कर देता हूँ, पहला साल निकल गया ठीक ठाक, दूसरे साल में मैंने लास्ट में आके पेमेंट कर दी, तो जो 105 रुपये की पेमेंट है उसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो कैरिंग अमाउंट होगी और एक इसमें ऑप्शन की वैल्यू होगी। तो जो कैरिंग अमाउंट है वो आपका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जितने पैसे मैं एक्स्ट्रा फालतू दूंगा वो एक तरह से मेरा जो है एम्बेडेड डेरिवेटिव है। ये बात इन्होंने फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में बोली हुई है। लेकिन ये ब्रेकअप आपको तब करना पड़ेगा ना जब आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे। अगर आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे ही नहीं, अच्छा, अब इसमें एक बात और भी है। वो दूसरी बात क्या है, मान लो मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा था, सेकेंड ईयर के एंड में जो कैरिंग अमाउंट है वो आ गई 14.95। मैं दूसरे साल के एंड में हूँ और मेरा ये कैरिंग अमाउंट आ रहा है, ये मेरा प्री पेमेंट का अमाउंट फिक्स है। जब मैंने इनको पेमेंट की तो मैंने देखा ये तो अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही है, ये तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो इसमें तो एम्बेडेड डेरिवेटिव कुछ है ही नहीं। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अगर कोई अमाउंट आपको मिलती है तो उसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरी बात अभी भी नहीं समझे? मान लो एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है और फाइनेंशियल लायबिलिटी अपने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में टाइमली चल रही है। पहले फर्स्ट ईयर का बैलेंस निकालोगे, फिर दूसरे साल का बैलेंस निकालोगे, तीसरे साल का बैलेंस निकालोगे, चौथे साल का, 5वें साल में पे हो जाएगा। लेकिन आप उनको टाइम से पहले पेमेंट करने की अगर आप कोई ऑप्शन दे देते हैं और उसकी वजह से आपको पेमेंट एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, तो उसके 2 ब्रेकअप करने पड़ेंगे आपको। कैरिंग अमाउंट, तो जो दूसरा हिस्सा वो ऑप्शन की वैल्यू है, उसको एम्बेडेड डेरिवेटिव बोला जाएगा। मान लो यहाँ पे 103 होता, यहाँ पे 103 होता, तो मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ती, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 103, और एक मेरा इसमें जो पेमेंट जा रही है वो 105 है।
तो ये जो 2 है ये क्या है, एम्बेडेड डेरिवेटिव की वैल्यू, इसको P&L में डाल देता हूँ। लेकिन जब मैं 104 दूसरे साल का बैलेंस आपको ये चेक करा रहा हूँ तो इसमें तो अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही है। अब थ्योरी में लिखा हुआ है जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का मतलब क्या है, वो कंपनी पे छोड़ दो। ये क्या बात हुई, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल में कितने % का डिफरेंस चलेगा पता ही नहीं। अब यहाँ पे अगर 104.95 की जगह अगर 104.10 है तो कंपनी इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मान सकती है। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो 103 है तो ये भी आसपास ही है, तो ये डिसीजन कंपनी को दे दिया कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आप कितने % का वेरिएशन मानते हैं, 2%, 4%, 5%। और इसी पे इन्होंने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हमारे पास एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, डेट इंस्ट्रूमेंट विद प्री पेमेंट ऑप्शन फाइनेंशियल लायबिलिटी पे आ गया ये। इन्होंने 100 करोड़ कोई बोरो किए बैंक से 1/4 को 1 अप्रैल को, ठीक है जी। इस पे ब्याज है 12% का और इसकी बुलेट पेमेंट करनी है एट द एंड ऑफ, बुलेट पेमेंट का मतलब लमसम पेमेंट, बुलेट का मतलब लमसम पेमेंट, और एट द एंड ऑफ टर्म करनी है, ठीक है। 6 साल का इसका लोन का टेन्योर है, 6 साल का, तो 6th ईयर के एंड में पेमेंट जाएगी। 12% रेट है इसका। जो लोन है इसमें एक ऑप्शन है पेमेंट एडवांस में करने की कि 1 अप्रैल ईच ईयर, कभी भी कर सकते हैं 1 अप्रैल ईच ईयर, 6 साल के दौरान कभी भी 1 अप्रैल को ये पेमेंट कर सकते हैं। और 3% की पेनल्टी लगेगी, मतलब 103 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 100 + 3% 103। और देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कुछ नहीं है जी। और मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 11% का, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर हम 11% के लेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछें कि ये ऑफ मार्केट है या एट मार्केट है, मैं बोलूँगा ऑफ मार्केट है। आपका कॉन्ट्रैक्ट 12% का है, मार्केट में 11% का, फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फेयर वैल्यू निकालेंगे। कैसे, इंटरेस्ट 100 लेंगे, इसका 12% लेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 11% पे 6%, 11% पे 6 साल की एनुटी निकाल लो, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 4.231, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और एक हमें लेना है प्रिंसिपल, 1 2 3 4 5 6, 0.535। लो जी, ये आ गई इसकी फेयर वैल्यू। इस पे हम रिकॉर्ड करेंगे इसको, 100 × 12% × 4.231, तो ये आ जाएगा 50.772, और 100 × 535 तो ये आ जाएगा 53.5, तो 53.5 + 50.712 104.212, ठीक है जी। अब इसका लोन अकाउंट बनाएंगे हम। अब हमने इसका लोन अकाउंट बनाया तो 1st ईयर में खड़े हैं, हम बोलेंगे जी बाय बैंक, बाय इंटरेस्ट, कितने % से ड्यू करेंगे, 11% से, तो यह आ जाएगा 11.46। पेमेंट करेंगे 12, क्योंकि एक्चुअल रेट 12 है, बैलेंस निकाल देंगे इसका। तो 104.212 + 11.46 - 12, 103.672, ये पहले साल का बैलेंस आ गया। फिर अगले साल में गए, ये इस तरह से चलता रहेगा। अब मान लो 1st ईयर का जो क्लोजिंग है ये इसका ओपनिंग बनेगा, ये इसका ओपनिंग बनेगा। मैं 1 अप्रैल को प्री पेमेंट कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, तो मुझे 103 की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये पेमेंट एग्जीक्यूट कर दूँ, मैं 2nd ईयर के बिगिनिंग में खड़ा हूँ और मैं ये पेमेंट एग्जीक्यूट कर दूँ, तो मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है इतनी और मेरे को पेमेंट करनी है इतनी। तो ये जो 0.672 है ये कैरिंग अमाउंट के साथ फ्लक्चुएट हो रहा है आपका। तो कहते हैं ये जो 0.672 है, अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है तो आपको एम्बेडेड डेरिवेटिव ढूंढने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल की डेफिनेशन तो है ही नहीं कोई, वो तो कंपनी को खुद अज्यूम करना है। अगर आपको लगता है कि अमाउंट बराबर है, फिर तो आप बस सीधा इसकी पेमेंट करो
एम्बेडेड डेरिवेटिव को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस P&L में डाल दो। लेकिन अगर आपको लगता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं है तो पहले एम्बेडेड डेरिवेटिव को आप क्लासीफाई करो, फिर P&L में डालो प्रेजेंटेशन की वजह से। तो मेरे को तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लग रहा है, इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने इसी तरह से आंसर में टेबल बना रखा है, ये देखो। पहले इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली 11% पे निकाली जी, फिर उस पर इन्होंने ब्याज इस पे 11% लगाया होगा। तो हुआ क्या, इसके अंदर इन्होंने 11% ऐड किया, 12% माइनस किया, तो ये पहले साल की वैल्यू आ गई। फिर इसमें क्या हुआ, ये जो बैलेंस आ गया, फिर इसमें इन्होंने 11% ऐड किया, 12% माइनस किया, फिर ये वैल्यू आ गई। तो इन्होंने शॉर्टकट मारा हुआ है। बच्चे मेरे से ये पूछते रहे, सर ये अमोर्टाइज्ड बैलेंस कैसे आया है। बच्चे यार हर चीज़ में कैलकुलेटर उठा के ही नहीं देखते। अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं किसी को, 1% भी। बच्चे मेरे से पूछ रहे, सर ये वर्किंग कैसे बनी है बताना ज़रा। कॉपी लो, पेन लो, करके देखो। आपको लगे यार अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का टेबल शॉर्टकट में मारा हुआ है, तो बना लेना चाहिए था आपको। मेरे से किसी ने ये नहीं पूछा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मेरे से ये पूछा सबने कि सर ये टेबल कैसे बनाया बताओ। लोन अकाउंट बनाया है यार इन्होंने। बाय इंटरेस्ट 11%, टू बैंक 12%, टू क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गए सारे। इस क्लोजिंग बैलेंस को ये ले गया यहाँ पे, ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस ने यहाँ लिख दिए और 103 के साथ कंपैरिजन करा दिया, और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है कि नहीं है। और जब ये 2% के वेरिएशन के ऊपर आया यहाँ पे, तो ये कहता है जी 2% जो है ना, इफ़, ये जो इफ़ वर्ड है बड़ा खतरनाक है। इफ़ द मैनेजमेंट डिसाइड्स दैट a difference of more than 2% will indicate that option X is not approximately equal। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि ये जो डिफरेंस है 2% का ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं है, तो आप इसमें डेरिवेटिव आइडेंटिफाई कर सकते हैं 103। और लेकिन कब करना पड़ेगा, अगर आप टाइम से पहले पेमेंट करेंगे तो। अगर आप 103 को एग्जीक्यूट करेंगे तभी तो उसको स्प्लिट ऑफ करेंगे, और अगर आप पेमेंट ही नहीं करेंगे तो स्प्लिट ऑफ क्यों करेंगे। तो पेमेंट करने की बात तो हुई नहीं क्वेश्चन के अंदर। आपसे पूछ रहा बताओ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है कि नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, एनालाइज करो जी। करना क्या है पता नहीं, तो पेपर में आपको यही थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी कि जी ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है कि नहीं है। बिना सिर पैर के क्वेश्चन ऐसे मेरे को लगता है कि पेपर में वो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल 2 चेक कराए थे फॉरवर्ड वाले, वो आ सकते हैं, क्योंकि उसमें कंप्लीट पिक्चर है, कंप्लीट अकाउंटिंग है कि आपने एक नॉन फाइनेंशियल एसेट फॉरेन करेंसी में खरीदा है, आपने फॉरवर्ड नहीं लिया, और फॉरवर्ड ना लेने की वजह से आपको वो फ्लक्चुएशन झेलना पड़ गया, तो वो अकाउंटिंग कंप्लीट आपको करनी पड़ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये एग्जाम्पल है एक। और इसमें ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं ना बेटे, ये देखो, ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, डेरिवेटिव है कि नहीं है, एक एक लाइन वाले, इन पे मत टाइम वेस्ट किया करो यार। ये देखो, ये कोई क्वेश्चन पेपर में थोड़ा ना आने हैं, ये क्वेश्चन, ये बात मैंने कई बार हमारी बुक में ढेर लगा पड़ा है, लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि मत पढ़ो यार, बेकअप वेस्टेज ऑफ टाइम है। समझ लो एक बार, बार बार रिवाइज मत करो। ये जो पिद्दू पिद्दू से क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देखो आप, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ढूंढना डेरिवेटिव है कि नहीं है। 3 कंडीशन देखो लास्ट में दे रखी है, हर क्वेश्चन में वही 3 कंडीशन चेक कर रहा है, डेरिवेटिव है कि नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन, 3 कंडीशन है। पेपर में आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होना चाहिए अप टू द मार्क। ये एम्बेडेड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था जी अपना। फिर इसके बाद ये मैंने आपको पहले 84 कराया एम्बेडेड डेरिवेटिव का, फिर 86 कराया, फिर हम आ गए थे हेज अकाउंटिंग में पार्ट नंबर 12 पे। मैं एक बार फटाफट से एम्बेडेड डेरिवेटिव का फंडा आपको बता देता हूँ। एम्बेडेड डेरिवेटिव बेटे कुछ नहीं है, एक मेन कॉन्ट्रैक्ट को 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं, या तो वो नॉन फाइनेंशियल एसेट में बटेगा, या फाइनेंशियल लायबिलिटी में अगर कोई प्री पेमेंट ऑप्शन आ गया तो वहाँ आप देख सकते हैं। बस खत्म हो गई बात, इतना पढ़ लो, स्टूडेंट लेवल पे आपका काम चल जाएगा। मत्था मारना है तो जितना मर्जी मार लो, टीपी गोसर की कमेंट्री ले आओ, और डेरिवेटिव पे आप चाहे 6 महीने स्टडी करते रहो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद बेटे हमारा वीडियो नंबर 12 शुरू हो गया था, जिसमें हमने हेज अकाउंटिंग के ऊपर बात करी थी, और हमने 2 तरह के हेजेस बेटे इसमें कवर किए थे। हमने इसमें 2 तरह के हेजेस कवर किए थे, एक तो था आपका कैश फ्लो हेज, और एक था इसमें फेयर वैल्यू हेज। स्टडी मटेरियल में 3 गिवन थे, मैंने आपको 2 बताए।
तीसरा एक और भी होता है नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन की अकाउंटिंग कैश फ्लो हेज की तरह ही होती है, इसलिए आप दो ही मानो। नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन को कोई अलग से इन्होंने ट्रीट नहीं करा, उसके लिए कैश फ्लो हेज वाली अकाउंटिंग इन्होंने प्रेस्क्राइब कर रखी है, इसलिए मैंने 3 नहीं आपको 2 बताए। स्टडी मेट खोलेंगे तो 3 मिलेंगे आपको। तो तीसरा कैश फ्लो हेज की तरह ही है। मैं जब अगर आपका स्टडी मेट खोलता हूँ, ये आपका स्टडी मेट है हेज अकाउंटिंग का, इसमें टोटल 8 पेज दे रखे हैं। 8 पेज में थ्योरी भर रखी है, ना कोई एग्जाम्पल ना कोई क्वेश्चन, जो इंटरप्रिटेशन जिसको लेनी है लेता रहे। ये देखो आप, थ्योरी भर रखी है 8 के 8 पेजों में, ना कोई ढंग की एक्सप्लेनेशन, ना कोई एग्जाम्पल, ना कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं है। 8 के 8 पन्ने थ्योरी से भर रखे हैं। ये शॉर्टकट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसा ऐसा कर लेना जी, ऐसा ऐसा कर लेना जी, ये OCI में डाल देना जी, ये P&L में डाल देना, ये शॉर्टकट दे रखे हैं सारे। अब जिसको जो इंटरप्रिटेशन लेनी है वो लेता रहे। अब जैसे ये आपका तीसरा पार्ट है, तो इन्होंने लास्ट में क्या दिया जी, इसकी अकाउंटिंग जो है वो आप कैश फ्लो की तरह ही कर लेना। तो फिर हम 2 ही पढ़ेंगे, तीसरे में मत्था मारने की ज़रूरत क्या है, जब इसकी अकाउंटिंग तो कैश फ्लो हेज की तरह ही होनी है। और वैसे भी थ्योरी है बेटे, क्वेश्चन तो कोई दे नहीं रखा है ना। तो अगर मैं आपसे स्टडी मैट की कवरेज की बात करूं, तो इस मुद्दे पे जो स्टडी मैट है आपका, वो कोई इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा। मैंने क्लास में आपको 2 बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए थे, 2 बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए थे हेज के, और फेयर वैल्यू हेज का एक एग्जाम्पल भी बताया था। मैंने तो आपको डिटेल आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक। और एक मेरे को एक MTP आया था अप्रैल 21 में, एक MTP आया था अप्रैल 21 में, शायद आपको याद हो। दो MTP थे, MTP 1, MTP 2। MTP 1 तो मैंने मार्च 21 का रिकॉर्ड करके दे दिया था, लेकिन जब MTP 2 आया था अप्रैल 21 में, सारे बच्चों को पता मुझे कोरोना हो गया था, मैं तो ICU में था और 4 महीने लग गए थे मेरे को रिकवरी में। तो MTP 2 रिकॉर्ड करने से रह गया था। जब मैंने वापस आके MTP 2 चेक किया तो उसमें सारे क्वेश्चन अपनी क्लास बुक के थे, सिर्फ उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2A, जो कि हेज के ऊपर था और उसमें करेंसी फ्यूचर था। वो भी मैं आपको इस वीडियो में चेक करा दूंगा, मैंने लगा रखा है स्क्रीन पे, दिखा दूंगा आपको उसका क्वेश्चन भी और उसका आंसर भी। करेंसी फ्यूचर है, 5 मिनट का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। तो मैंने ये 2 तरह के हेज आपको क्लास में बताए थे बेटे, एक तो था हमारा कैश फ्लो हेज और एक था फेयर वैल्यू हेज। मैंने सबसे पहले स्टार्ट करके दिया था कैश फ्लो हेज, और इससे भी पहले मैंने आपको बताया था हेज का मतलब क्या है। और हेज का मतलब था अवॉइडिंग रिस्क, सिंपल मीनिंग। रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को बोलते हैं हेजिंग। रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं हेजिंग। एक होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में तो हम डेरिवेटिव्स में डील करके आए हैं। डेरिवेटिव्स में है ही क्या, आपको उसकी वैल्यूएशन करनी है और पैसे पकड़ने हैं, पैसे आएंगे या जाएंगे। लेकिन हेजिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इस चैप्टर में पढ़ी जाती हैं। और 2 तरीके से आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, पहला कैश फ्लो के हिसाब से और दूसरा फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो मैंने सबसे पहले आपको कैश फ्लो हेज बताना शुरू किया था, और मैंने कैश फ्लो हेज के अंदर बेस्ट एग्जांपल आपको दिया था फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का। अब आप चाहे फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड ले लें और आप चाहे फॉरेन करेंसी फ्यूचर ले लें, लेकिन आप अपना रिस्क मैनेज करते हैं। तो मैं ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स की बजाय आपको अगर एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मैंने क्लास में भी आपको इसी तरीके से पहले नेट इफेक्ट बताया था कि मान लो जी मेरे पास एक फॉरेन करेंसी लोन है, और ये फॉरेन करेंसी लोन मेरा है 10,000 USD का, ये मैंने आज लिया है, और मेरा जो स्पॉट रेट है वो है 60 रुपीज़ का, और मुझे इस लोन को रीपे करना है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। आज मैंने 60 रुपये में लोन लिया है, 3 साल बाद इसकी रीपेमेंट है, और रात को नींद नहीं आती सर कि अगर 3 साल बाद डॉलर का रेट ये ना रहा तो मेरे को ज़्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे। अगर फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ गया, अगर USD का रेट बढ़ा, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। मान लो 3 साल बाद रेट 65 रुपये का हो जाता है,
तो $1 का रेट ₹5 बढ़ गया, 50,000 रुपये आपको फटका लग गया एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का। इस बात को सोच के बहुत सारे बिजनेसमैन को नींद ही नहीं आती। मान लो आपके पास फॉरेन करेंसी डेटर्स हैं, आपके पास फॉरेन करेंसी डेटर्स हैं और ये हैं $2 लाख के, और ये 6 महीने बाद आपने कलेक्ट करने हैं। 6 महीने बाद ये पैसा आएगा, और अब रात को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि अगर डॉलर का रेट गिर गया तो पैसे कम मिलेंगे। लायबिलिटी में नींद इसलिए नहीं आती कि रेट बढ़ गया तो आपको लायबिलिटी ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। तो दोनों तरीके से अगर आप देखें तो किसी को रेट बढ़ने का खतरा है, किसी को रेट गिरने का खतरा है, तो इस रिस्क को कवर अप किया जा सकता है, और वो है हेजिंग, इसका कॉन्सेप्ट। तो लोग इस पर फॉरवर्ड फ्यूचर, करेंसी फॉरवर्ड, करेंसी फ्यूचर कुछ भी खेल जाते हैं। तो मैंने आपको इसकी अकाउंटिंग में डिटेल स्टेप्स बताए थे। मैं आपको एक बार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो हमने 3 साल का फॉरवर्ड ले लिया जी। जिस कंपनी की बैलेंस शीट में ये फॉरेन करेंसी लोन पड़ा है और आज का रेट ₹60 है, ये पहुंचा बैंक के पास। बैंक को बोला जी मुझे 3 साल का फॉरवर्ड दे दो, मुझे ये लग रहा है कि रेट पता नहीं कितना हो जाएगा, आप मुझे रेट फिक्स करके बता दो। बैंक कहता चल ऐश कर, ₹62 का रेट दे दिया। तो इस कंपनी ने ₹62 का जैसे ही फॉरवर्ड लिया, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ। एक तरह से है तो ये डेरिवेटिव ही आपका, लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। तो जैसे ही हमने फॉरवर्ड लिया तो अब हमारा जो पेमेंट है वो 62 फिक्स हो गया। अब जो कंपनी का जो डायरेक्टर है वो खुश है, वो कहता मुझे पता है ₹62 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ₹62 मैंने लॉक कर दिया है। तो मैंने जो लोन आज ₹6 लाख का लिया है उसकी पेमेंट 6/20 होगी। 20,000 रुपये से ज़्यादा नुकसान तो हो ही नहीं सकता। 20,000 रुपीज़ का लॉस हमने एडमिट कर लिया। मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन पंगा क्या है? पंगा है पैरेलल इंड AS 21 भी चलेगा, और इंड AS 21 कहता है मॉनेटरी आइटम्स को आप क्लोजिंग रेट पे दिखाओ। और एक तरफ जो आपने फॉरवर्ड ले रखा है ये आपका डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव की बैलेंस शीट वैल्यूएशन आपको करनी पड़ेगी। एक तरफ इंड AS 21 अपना काम करेगा और एक तरफ डेरिवेटिव की वैल्यूएशन आपको करनी पड़ेगी। कैश फ्लो हेज में हम क्या करते हैं, फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि आपके कैश फ्लोज, नहीं समझे, फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि आपके इनकम या एक्सपेंसेस कैसे, अगर आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी तो वो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बनेगा, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आपके P&L में जाएगा, वो एक्सपेंस का काम करेगा। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कैश फ्लो बढ़ेंगे या घटेंगे, उसकी हेजिंग के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए कैश फ्लो हेज बोलते हैं इसको। आपको पैसा रिसीव करना है या आपको पैसा देना है, अगर वो फ्लक्चुएट करता है तो वो आपका कैश फ्लो हेज के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट ये बता रहा था कि मेरे पास एक फॉरेन करेंसी लोन है, ₹60 का आज का रेट है, 3 साल बाद मुझे पेमेंट करनी है, 3 साल के बाद का रेट अनसर्टेन है। हमने फॉरवर्ड ले लिया 62 का, इसको लॉक कर दिया, मतलब ₹2 का लॉस तो हमने एडमिट कर ही दिया। मैं ये एडमिट कर गया कि मुझे ₹2 का लॉस होगा, ₹20,000 का लॉस मैंने एडमिट कर लिया, और जो लॉस मेरा 20,000 का ये 3 साल में एलोकेट हो जाएगा SLM बेसिस पे, क्योंकि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो फॉरवर्ड रेट है 62 और मेरा जो ₹60 रेट है स्पॉट रेट, इसका डिफरेंस है फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट इज इक्वल टू 2 × 10,000, 20,000 रुपीज़ मेरा ओवर दी कॉन्ट्रैक्ट लाइफ में SLM बेसिस पे इसको राइट ऑफ करूँगा 3 साल में। तो 6,666 रुपये मैं हर साल राइट ऑफ करता रहूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान मेरे को हो नहीं सकता। ये नुकसान तो आपको है ही, इसकी अकाउंटिंग तो आपने करनी है। साथ में 2 काम और करने हैं। इंड AS 21 मॉनेटरी आइटम्स की वैल्यूएशन करवाएगा और ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन कराएगा, और आप झगड़ा करोगे इंड AS 21 के साथ कि हमने फॉरवर्ड लिया हुआ है, फॉरेन करेंसी लोन आपका फ्लक्चुएट नहीं हो सकता क्योंकि ₹62 लॉक इन है। लेकिन 21 कहता नहीं, इसको क्लोजिंग रेट पे दिखाओ, मॉनेटरी आइटम है, तो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको क्लोजिंग रेट पे दिखाना पड़ेगा। और एक तरफ से आपने जो फॉरवर्ड लिया है ये डेरिवेटिव है, और 109 के हिसाब से डेरिवेटिव की वैल्यूएशन करना मैंडेटरी है। अच्छा, लेकिन ये डेरिवेटिव हमारा स्पेकुलेटिव नहीं है, ये हेजिंग का है। अगर ये स्पेकुलेटिव का होता मैं इसका फ्लक्चुएशन P&L में डाल देता, लेकिन अब इन्होंने साफ साफ कह दिया है भैया ये मैसअप हो गया सारा कुछ। 3 इशू आपके सामने आ रहे हैं। नंबर 1 आपके मॉनेटरी आइटम की वैल्यूएशन, नंबर 2 डेरिवेटिव की वैल्यूएशन, नंबर 3 फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का जो डिफरेंस आपका लॉस है ओवर दी कॉन्ट्रैक्ट लाइफ। ये 3 इशू आपके सामने आ रहे हैं। आप ऐसा करो, एक स्पेशल रिजर्व अकाउंट बना लो।
हमने बोला जी कौन सा, कहते कैश फ्लो हैज रिजर्व। आप इस खाते को खोल के बैठ जाओ और सारी एंट्रीज इसमें डाल दो। P&L में कुछ नहीं जाएगा जब तक कि सेटलमेंट डेट नहीं आएगी। सेटलमेंट डेट कितने साल बाद आएगी? 3 साल बाद आएगी एग्जाम्पल के हिसाब से। तो 3 साल बाद देखेंगे कैश फ्लो हैज रिजर्व का क्या करना है। लेकिन 3 साल तक जो आपका मॉनेटरी आइटम की वैल्यूएशन है, जो आपका डेरिवेटिव की वैल्यूएशन है और जो आपका लॉस है फॉरवर्ड माइनस स्पॉट रेट वाला, सब कैश फ्लो हैज रिजर्व में डालते रहो। और आपको पता है अच्छी तरह से जितने भी वैल्यूएशन रिजर्व होते हैं वो सारे OCI नेचर के होते हैं। तो कैश फ्लो हैज रिजर्व बनाया आपने और ये वैल्यूएशन के लिए है तो OCI में दिखेगा। लेकिन जब 3 साल के बाद सेटलमेंट डेट आएगी, इसको उठा के हम P&L में मारेंगे, कहानी खत्म करेंगे। ये रिसाइकलेबल है आपका, ये इरेवोकेबल नहीं है, ये रेवोकेबल है। जब सेटलमेंट डेट आएगी तो इसको उठा के हम P&L में मारेंगे। तब तक हम कैश फ्लो हैज रिजर्व मेंटेन करते रहेंगे और जितने भी आपके कैश फ्लो हैज रिजर्व हैं इसको हम अदर इक्विटी में दिखाते रहेंगे OCI की हेडिंग में, क्योंकि वैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी वैल्यूएशन वाले रिजर्व हैं सब आपके OCI में आते हैं। चाहे वो आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व हो, चाहे वो आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व हो, चाहे वो आपका FCTR हो, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व हो। कितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं हमने। तो आपके सामने 3 इश्यूज आए थे। मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं करेंसी फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं करेंसी फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ। मैं इसमें बेटे आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये सारे स्टेप्स आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो रखूँगा, मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी कंट्रोल करना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास USD हैं 10,000, ये मेरा फॉरेन करेंसी लोन है, ये मेरा फॉरेन करेंसी लोन है, ठीक है जी। और मेरा जो स्पॉट रेट है ये मान लेते हैं 60 रुपीज़ है। और मेरे पास 3 बैलेंस शीट आएंगी। जो एग्जांपल मैंने लिया 3 साल बाद रीपेमेंट का, 3 बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी। फर्स्ट बैलेंस शीट को जो हमारा रेट है, फर्स्ट बैलेंस शीट को जो हमारा रेट है ये मान लेते हैं 63 है। यहाँ पे 65 हो गया, यहाँ पे 66 हो गया, रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे पास एक फॉरवर्ड भी पड़ा है और ये 62 रुपीज़ का है, 3 इयर्स का। और आपको क्वेश्चन ने कह दिया जी बताओ हेजिंग, इनके पास फॉरवर्ड जो है इसकी आप हेज का अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो सिंपल सी बात है, जब मेरे पास फर्स्ट बैलेंस शीट आएगी तो मैंने 3 स्टेप्स बताए थे आपको करेंसी फॉरवर्ड में। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था बेटे कि आपको 63 रुपये पे मॉनेटरी आइटम्स की वैल्यूएशन कर देनी चाहिए। हमने लोन लिया कितने का था? 60 था, लेकिन लोन आज कितने का है? 63 का। 3 रुपये का नुकसान है, तो हम एंट्री पास करेंगे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, क्योंकि लोन आपका मॉनेटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो 63 माइनस 60 इंटू 10,000, तो आपको 30,000 रुपये का फटका लगेगा और ये 30,000 रुपये से आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन आपको पता है कि ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आपका P&L में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने हेजिंग ले रखी है, तो ये P&L में नहीं जाएगा। हमने इसको ट्रांसफ़र किया था एक और अकाउंट में, कैश फ्लो हेज रिजर्व डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ये जितना भी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है ये सारे का सारा आमतौर पे इंड AS 21 में जितने भी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होते हैं वो सारे P&L में जाते हैं। लेकिन हेजिंग में जब 2 चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, फॉरेन करेंसी लोन और आपका करेंसी फॉरवर्ड आपस में रिलेशनशिप में है, तो ये कैश फ्लो हैज बन गया और इसे कैश फ्लो हैज रिजर्व में रखेंगे हम। ये हमारा पहला स्टेप था। फिर हमने दूसरा स्टेप पढ़ा था इसमें, और वो दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था कि आपके पास फॉरवर्ड है और फॉरवर्ड की वजह से आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। 62 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कि अगर आप डेरिवेटिव की वैल्यूएशन करो तो आपने 62 रुपये में डॉलर खरीद रखा है, 62 रुपये में आपने डॉलर खरीद रखा है, 10,000 डॉलर आपने 62 में खरीद रखे हैं, रेट हो गया 63, तो आपको 1 रुपये का डेरिवेटिव गेन होगा, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो आपका डेरिवेटिव की वैल्यूएशन बढ़ेगी। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आपको 10,000 डॉलर 62 रुपये में मिलेंगे, लेकिन आज का रेट कितना हो गया? 63, तो आपका 1 रुपये का गेन है। जब आपको 1 रुपये का गेन दिखेगा तो हम एंट्री पास करेंगे डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू कैश फ्लो हैज रिजर्व
₹1 का मतलब 63 माइनस 62 इंटू 10,000, तो कितना बनेगा 10,000। अब मुझे एक बात बताओ, कैश फ्लो हेज रिजर्व में आपने कितने का नुकसान दिखा रखा है? कैश फ्लो हेज रिजर्व आपका नेगेटिव चल रहा है 30,000, लेकिन आपने उसमें गेन कितना डाल दिया 10,000। अब मुझे बताओ नेट लॉस कितना हो गया आपका 20,000 का। आपका नेट लॉस है 20,000 रुपये का। चलिए जी आगे। अच्छा, फिर हमारे पास एक तीसरा स्टेप था, बताओ वो तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास? तीसरा स्टेप था और वो था लॉस को राइट ऑफ करना। लॉस को राइट ऑफ करना, हाँ। 62 माइनस 60 इंटू 10,000, ये हमारा फॉरवर्ड रेट था, ये हमारा स्पॉट रेट था। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 66,000 ये आ जाएंगे, और इसमें एक एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू CFHR। और हम इसमें नरेशन आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं सारे आंसर्स, है ना, वो नरेशन वगैरह सब देख लेना। 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, और ये 3 स्टेप 3 सालों तक रिपीट होते रहेंगे। उधर से मॉनेटरी आइटम्स की वैल्यूएशन होती रहेगी, उधर से आपका डेरिवेटिव की वैल्यूएशन होती रहेगी, और उधर से लॉस अमोर्टाइज होता रहेगा, और एंड में ये जो CFHR है, ये जो CFHR है आपका, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। और आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे जो बर्डन पड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ ये बर्डन पड़ेगी आपकी। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने 30,000 रुपये इसमें पहले क्या किया, डेबिट किया, फिर मैंने 10,000 रुपये क्या किए, क्रेडिट किए, नेट इफेक्ट कितना आ गया 20। तो वो 20,000 क्या है, वो आपका फॉरवर्ड प्रीमियम ही तो है, 62 माइनस 60 वाला, और वही आपका नुकसान है। उस नुकसान का एक हिस्सा आपने P&L में डाल दिया, तो आपका ये बैलेंस 1/3 कम हो गया। अब मुझे बताओ CFHR में कितना रह गया आपका, 20,000 में से 2/3 रह गया। फिर वो अगले साल फिर ही एंट्री पास होगी। तो एक तरह से ये आपका जो कैश फ्लो हेज रिजर्व है, ये प्रोपोर्शनेटली SLM बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, और CFHR आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? आप ध्यान नहीं दे रहे इस बात की तरफ। जितना एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आता है, उस एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के बराबर आप डेरिवेटिव की गेन भी डालोगे। अगर यहाँ पे आपको गेन बैठेगा तो यहाँ पे आपको लॉस बैठेगा, क्योंकि कॉन्ट्रा में कैंसिल होते रहते हैं ये, और लास्ट में कैश फ्लो हेज रिजर्व आपका ख़त्म हो जाता है। अगर आप मान लो इसी केस में हो, मान लो ये 65 हो गया, अब ये 65 हो गया, 65 हो गया, तो पिछली वैल्यूएशन आपने 63 तक कर रखी है। अब अगला डिफरेंस बताओ कितना, 2, अगला डिफरेंस 2, तो 20,000 रुपये का आपको फिर एक्सचेंज लॉस हो गया, क्योंकि आपकी लोन की वैल्यू बढ़ गई। जब लोन की वैल्यू बढ़ेगी आप फिर एंट्री मारोगे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट टू CFHR 20,000 रुपये, क्योंकि 2 रुपये से लोन बढ़ गया। ये आपका फॉरेन करेंसी लोन 20,000, और नेक्स्ट एंट्री डलेगी CFHR डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 20,000। ये जो लॉस है, ये मैंने फॉरेन करेंसी लोन बढ़ा दिया, ये लॉस मैंने यहाँ बुक कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ देखो डेरिवेटिव के, आपके पास 62 रुपये का डॉक्यूमेंट है, और अब इसका रेट हो गया 65, लेकिन आपने पिछली वैल्यूएशन कहाँ तक कर रखी है, पिछली वैल्यूएशन आपने 63 रुपये तक कर रखी है। आप बोलोगे हमारा डेरिवेटिव 63 रुपये का था पिछली बार, अब 65 का हो गया। वही 2 रुपये आपस में कैंसिल होते रहेंगे। अब 2 रुपये इधर से, 2 रुपये इधर से, फिर आप 65 से 66 पे आओगे, 1 रुपये इधर से, 1 रुपये इधर से, ये आपस में कैंसिल होते रहेंगे, और लास्ट में कुछ नहीं होना, CFHR आपका ख़त्म हो जाएगा। और जो इसमें नुकसान आना है वो आना है 62 माइनस 60, 2 रुपये का आपका फॉरवर्ड का लॉस है, और वो आपका 3 सालों में P&L में अमोर्टाइजेशन होता रहेगा उसका SLM बेसिस पे। और ये 3 स्टेप्स मैंने आपको कराए थे। अच्छा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में 66 रुपये पे आपको लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी, 66 रुपये पे आपको लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। आप एंट्री पास करोगे फॉरेन करेंसी लोन डेबिट टू बैंक 6,60,000, 6,60,000। लेकिन अगर आप देखो तो आपके पास फॉरवर्ड कितने का था, 62 का, और आप पेमेंट कितने पे कर रहे हो, 66 पे। क्यों? क्योंकि पार्टी को तो आपने
10,000 USD का चेक बना के देना है। आप पेमेंट पेपॉल के थ्रू करोगे, आप पेमेंट अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू करोगे, बैंक के थ्रू कराओगे, तो बैंक तो करंट रेट काट लेगा आपसे 66 रुपये। लेकिन आपको पता आपके पास एक डेरिवेटिव है जो 62 रुपये का आपने खरीदा हुआ है, तो 4 रुपये आपको डेरिवेटिव के वापस मिल जाएंगे। उसकी एक एंट्री मार लेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये टू डेरिवेटिव फिनेंशियल एसेट 40,000 रुपये, क्योंकि 62 रुपये का डॉक्यूमेंट आपका 66 का हो गया, तो 4 रुपये आपको वापस मिलेंगे डेरिवेटिव के। तो आपकी अल्टीमेट जेब से कितना निकला, 660 निकलेगा, 40,000 आ जाएगा। 620 आपने रिस्क मैनेज कर रखा, आपने कुछ नहीं करा, आपने अपने आप को स्क्वायर अप कर लिया। ये मैंने आपको कैश फ्लो हेज में बताया था कि जब कोई कंपनी अपने आप को अपना रिस्क मैनेज करने के लिए, जब कोई कंपनी अपना रिस्क मैनेज करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेती है तो 3 स्टेप्स के थ्रू काम करती है। एक तरफ तो मॉनेटरी आइटम्स की वैल्यूएशन करती है इंड AS 21 को फॉलो करके, ठीक है जी। वो फ्लक्चुएशन जो भी आता है हम उसे कैश फ्लो हेज रिजर्व में डालते रहते हैं। उधर से जो हमारे पास डेरिवेटिव पड़ा है उसकी वैल्यूएशन करेंगे। अगर इधर लॉस होगा उधर गेन होगा। अगर मान लो आपके पास कोई लायबिलिटी है फॉरेन करेंसी में, उसका रेट बढ़ गया, आपको लॉस हो गया, तो उधर से आपके पास डेरिवेटिव है, वो उसमें आपको गेन दिखाएगा। इधर गेन होगा उधर लॉस हो जाएगा, आपस में कैंसिल होते रहेंगे। और लास्ट में आपको नुकसान जो दिखेगा 62 - 60 जो फॉरवर्ड प्रीमियम है आपका, और वो P&L में जा चुका, अमोर्टाइज हो चुका 3 साल में, या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल में, 1 साल का तो 1 साल में। ये आपकी अकाउंटिंग हमने चेक करी थी लास्ट में। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको स्टेप्स के थ्रू बताया था। ये देखो मैं आपको सारे स्टेप्स यहाँ से चेक कराता हूँ। पहला स्टेप, ये बेस्ट एग्जांपल में मैंने आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बताए थे। ये फॉरवर्ड की अकाउंटिंग बताई थी मैंने आपको। एट बैलेंस शीट डेट वी शुड वैल्यू मॉनेटरी आइटम्स एट क्लोजिंग रेट इंड AS 21 ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन इवन इफ वी हैव टेकन फॉरवर्ड टू मैनेज द रिस्क। हमने फॉरवर्ड लिया है, फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए, लेकिन इंड AS 21 कहता है मॉनेटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे दिखाओ। अच्छा, इट इज़ रेलिवेंट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पज ओनली बिकॉज दिस फ्लक्चुएशन कैन नेवर हिट P&L आफ्टर टेकिंग हेज कॉन्ट्रैक्ट। आपने हेज ले रखा है, इसलिए कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस को ये हिट करेगा ही नहीं। ये जो फ्लक्चुएशन है ये लास्ट में नल एंड वॉइड हो जाती है आपकी। अच्छा, वी वुड ट्रांसफ़र ऑल फ्लक्चुएशन ऑन hedged आइटम टू अ सेपरेट अकाउंट कैश फ्लो हेज रिजर्व अकाउंट। द फॉलोइंग एंट्रीज शुड बी पास्ड इन द अकाउंट्स। ये जो कैश फ्लो हेज रिजर्व है ये आपकी अदर इक्विटी में OCI में दिखता रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन के लिए बनाया आपने। तो ये हमारी असम्पशन है कि फॉरेन करेंसी लोन है हमारे पास। फॉरेन करेंसी लोन हो, आपके पास ट्रेड पेबल्स हो, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल हो, आपको उसकी वैल्यूएशन तो करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यूएशन की एंट्रीज़ हैं। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है तो नुकसान हो जाएगा, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू लायबिलिटी, और इसे हम इस रिजर्व में डाल के फ्लक्चुएशन रिकॉर्ड कर लेंगे अपना। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है तो गेन हो जाएगा। लोन कम करेंगे और गेन बुक करेंगे, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। लेकिन दूसरे स्टेप में एट बैलेंस शीट डेट वी शुड ऑल्सो वैल्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट फेयर वैल्यू बिकॉज इट इज़ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये डेरिवेटिव भी आपका, और इसकी वैल्यूएशन आपको करनी पड़ेगी फेयर वैल्यू पे। और जब डेरिवेटिव की वैल्यूएशन करेंगे, फेवरेबल कंडीशन है तो हम इसे उठा के CFHR में डाल देंगे, और अगर अनफेवरेबल है तो हम इसको डेबिट कर लेंगे। यहाँ पे लायबिलिटी है। एक तरफ तो मॉनेटरी आइटम की वैल्यूएशन चलेगी और उसे हम कैश फ्लो हेज रिजर्व में डाल देंगे, एक तरफ डेरिवेटिव की वैल्यूएशन चलेगी, उसे भी कैश फ्लो हेज रिजर्व में डाल देंगे, आपस में कैंसिल होते रहेंगे कॉन्ट्रा में। और एक तीसरा स्टेप और था इसमें। तीसरा स्टेप, बैलेंस शीट डेट को हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे प्रीमियम को हेज्ड आइटम पे। ये कैसे निकलता है, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट, कुछ तो नुकसान होगा। इसको डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से, मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, यूनिट्स मतलब एक्सपायर्ड पीरियड से, जितना पीरियड निकल गया, और इसकी एंट्री डालेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू कैश फ्लो हेज रिजर्व। इसकी एंट्री डलेगी P&L अकाउंट डेबिट टू कैश फ्लो हेज रिजर्व। स्टडी मटेरियल में कुछ है ऐसा, कुछ एक्सप्लेनेशन बताई। स्टडी मटेरियल में तो थ्योरी भर रखी है, इंटरप्रिटेशन जो मर्जी निकाल लो आप, कुछ है ही नहीं स्टडी मैट में। अच्छा जी, जब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, देयर विल बी नील बैलेंस इन कैश फ्लो हेज रिजर्व। बैलेंस नील हो जाएगा क्योंकि जो सारी एंट्रीज हैं वो परफेक्ट ऑफसेट होगा, आपस में सब कुछ कैंसिल हो जाएगा।
एक तरफ से लोन बढ़ा तो एक तरफ से गेन आ गया, है ना, उधर से आपने अमोटाइजेशन कर दिया। मेरी बात अभी भी समझे नहीं आप। 60 रुपये का लोन था, 62 रुपये का आपका फॉरवर्ड था, और मान लो 65 रुपये आपका क्लोजिंग रेट है। तो अगर आप देखो तो 60 - 62 ये आपका एक्चुअल लॉस है, बस ये एक्चुअल लॉस है, बाकी सब कहानी है। तो आप क्या करोगे, पहले 60 - 65 को आप लॉस मानोगे मॉनिटरी आइटम्स पे, और 62 से 65 पे आप 3 रुपये का गेन मानोगे डेरिवेटिव्स का। ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट है। अगर आपको लॉस होगा 5 रुपये का और आपको गेन होगा 3 रुपये का, अगर 5 रुपये का लॉस है 3 रुपये का गेन है, तो नेट डिफरेंस कितना आ गया, 2, और वही 2 आपका जो है ये है फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट, और इस 2 रुपये को हमने अमोटाइज कर दिया P&L में, तो CFHR आपका ख़त्म हो जाता है उससे। तो 2 एंट्रीज तो कॉन्ट्रा में चलती रहती हैं, बाकी जो डिफरेंस है वो P&L में अमोटाइज होता रहता है, खाता बंद हो जाता है। ये पूरी अकाउंटिंग आपको मैंने डिटेल में समझाई थी। और चलते चलते फिर हम सेटलमेंट पे आ गए थे। एट सेटलमेंट डेट लाइबिलिटी विल बी पेड ऑफ एट करंट रेट। जो आपका आज का रेट है उस पर लाइबिलिटी पे कर दो, कर दी, लेकिन उधर से डेरिवेटिव का कलेक्शन होगा, बट डेरिवेटिव अकाउंट विल बी सेटल्ड एज पर इट्स नेचर। अगर आपको फिनेंशियल एसेट दिख रही है तो पैसे ले लो, लाइबिलिटी है तो आप पे कर दो। मतलब जो मॉनिटरी आइटम है उसको स्पॉट रेट पे सेटल कर दो, उधर से डेरिवेटिव को सेटल कर लो, कहानी खत्म होगी आपकी, बस इतनी सी बात है। तो आपने हेजिंग ले रखी है, मॉनिटरी आइटम अपना काम कर रहा है, डेरिवेटिव अपना काम कर रहा है, नेट पोजीशन आपके सामने आ ही जाएगी। ये फंडा बताया था आपको मैंने इसमें। और मैंने क्वेश्चन नंबर 95 कराया था आपको, वेरी इंपॉर्टेंट था, बहुत डिटेल में समझाया था आपको। पर बेटे क्वेश्चन करना, क्वेश्चन रिवाइज करना तो आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 95 कराया आपको मैंने, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं कराया, कहानी सुना के छोड़ दिया। देखो प्रॉपर सारी स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप भी लिखे हुए हैं, स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज कराएंगे सारी मैंने। ये देखो आप, फिर स्टेटमेंट बना के दिखाई कि CFHR आपका 0 होता है कि नहीं होता, नील करके दिखाया इसको कि देखो नील हो गया ये। फिर आपको डेरिवेटिव की सेटलमेंट करके दिखाई, ये देखो कि कितनी अमाउंट पे होगी, कैसे होगी, ये सारी वर्किंग दिखाई। पर बेटे क्वेश्चन तो फिर आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा ना। देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, फिर ये सारी एंट्रीज, ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है बेटे। हाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, 10 मार्क्स लिखा हुआ है, देखो आप 96 है, सारी एंट्रीज डलवाई हुई हैं आपको। अगर कोई हैज हमने ना ले रखा होता तो, अगर आपके पास कोई भी हैज ना हो तो डेरिवेटिव नहीं है, जब डेरिवेटिव नहीं है तो कहानी खत्म, इंड AS 21 लगेगा, जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आएगा वो P&L में डाल देंगे। अगर आप अपनी पोजीशन को रिस्क क्योर अप नहीं करोगे तो P&L अपना प्रॉफिट एंड लॉस अपना काम करेगा, और आपको एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इंड AS 21 के हिसाब से बियर करने पड़ेंगे। इफ़ देयर विल बी नो हैज अ कॉन्ट्रैक्ट देन फ्लक्चुएशन इन बोरोइंग्स और डेरिवेटिव्स विल बी रिटन ऑफ इन सेम ईयर इन P&L इंस्टेड ऑफ, तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा ना। अच्छा जी, फिर मैंने शुरू किया था फेयर वैल्यू हैज। मैं अभी फेयर वैल्यू हैज में आना नहीं चाहता, मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाना चाहता हूँ जो कि करेंसी फ्यूचर पे पूछा गया था, और मई 21 की MTP में क्वेश्चन नंबर 2A था वो। मैं उस टाइम पे बीमार था तो शायद ये MTP मैं रिकॉर्ड करके नहीं दी थी आपको। ये रहा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2A आया था, ये है MTP अप्रैल 21 क्वेश्चन नंबर 2A, और ये करेंसी फ्यूचर का क्वेश्चन था। आपको पता है करेंसी फ्यूचर में और करेंसी फॉरवर्ड में क्या फ़र्क है? करेंसी फॉरवर्ड में आप एक रेट लॉक कर देते हो, करेंसी फॉरवर्ड में आप एक रेट लॉक कर देते हो, स्पॉट रेट से आप उसका डिफरेंस देख लेते हो और उसे ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड राइट ऑफ कर देते हो। यही फंडा होता है ना। अब इन्होंने करेंसी फ्यूचर दे दिया आपको, अकाउंटिंग तो वही है,
कहीं ना कहीं फ्यूचर में पैसा आना होगा फॉरेन करेंसी में या जाना होगा फॉरेन करेंसी में, आपने अपने रिस्क को कवर अप किया होगा, उस चीज़ पे क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, पता नहीं क्यों बवाल बना दिया इस चीज़ को। बच्चों को डराना फालतू में कि पता नहीं क्या हो गया। ये देखो, बिसाइड्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्डिंग एंड कंपनी लिमिटेड ऑल्सो इंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ कॉपर, कोई कॉपर का काम भी करते हैं। 1 अप्रैल X1 को मैं लिख लेता हूँ, 1 अप्रैल X1 को इनके पास कोई 100 kg कॉपर था 70 रुपये के हिसाब से 7,000 रुपये का। इन्वेंट्री की कॉस्ट बता रहे हैं, 100 किलो माल था 70 रुपये का इनको कॉस्टिंग पड़ती है, 7,000 रुपये का था। द कंपनी हैज़ अ scheduled delivery of these 100 kg of copper to its customer on 30th September। डिलीवरी 6 महीने बाद है, मैं लिख लेता हूँ 30th September X1, तो 6 महीने बाद डिलीवरी है, ठीक है जी। एट द रेट ऑफ USD 100 ऑन दैट डेट, मैंने जी प्राइस फिक्स कर दिया 100 USD का, समझ गया मैं, पैसा आना है। मैंने जो फॉरवर्ड का एग्जांपल लिया था वो लोन का था, वो लायबिलिटी का था। अब हमारे पास पैसा आना है, तो जब पैसा आना है तो बंदे को लग सकता है रेट गिर जाएगा। अगर रेट गिरा, अगर डॉलर का रेट गिरा तो कलेक्शन कम हो जाएंगे। तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करोगे? तो रिस्क मैनेज करने का तरीका ये है कि आप आज ही कोई ना कोई फॉरवर्ड या फ्यूचर ले लो और डॉलर का रेट लॉक कर लो। बाद में डॉलर का रेट गिरेगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई भी। टू प्रोटेक्ट itself from decline in currency exchange USD to rupees, the entity hedges its position by entering into currency futures contract for equivalent currency units in 76। लो जी, एक इन्होंने फ्यूचर ले लिया और 76 रुपीज़ का। मुझे एक बात बताओ, माल बेचना कब है? माल की डिलीवरी कब है? माल की डिलीवरी है 30 सितंबर को। सेल की एंट्री कब डालोगे? सेल की एंट्री तो 30 सितंबर को डलेगी, जब तक कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन समराइज़ करके देता हूँ। मेरे पास 100 किलो माल था और मैंने किसी से प्रॉमिस कर दिया कि मैं 6 महीने बाद आपको डिलीवरी दे दूँगा। जब मैं 6 महीने बाद डिलीवरी दूँगा, मैंने डॉलर आज फिक्स कर लिए कि $100 का दे दूँगा आपको, लेकिन डिलीवरी दूँगा सितंबर में, तो सेल की एंट्री डलेगी सितंबर में। तो मेरे पास कोई आज डेटर तो है ही नहीं, मॉनिटरी आइटम तो है ही नहीं, इंड AS 21 तो काम ही नहीं कर सकता। जब मैंने सेल की एंट्री अप्रैल में डाली नहीं, अगर मैं एंट्री डालता तो डेटर्स टू सेल लिखता, फिर मेरा इंड AS 21 भी एक्टिव हो जाता, क्योंकि मॉनिटरी आइटम होता उसकी वैल्यूएशन की बात आ जाती। हमने तो सेल की एंट्री डाली नहीं, क्योंकि माल की डिलीवरी देनी है आपने 30 सितंबर को। हमने डॉलर फिक्स कर लिए $100, तो मैं तो अपने आप को करेंसी से बचा रहा हूँ कि रेट ना गिर जाए कहीं। तो चलो, एक झंझट खत्म हो गया। आपका फॉरेन करेंसी डेटर्स की कोई अकाउंटिंग बनती ही नहीं, क्योंकि एंट्री ही नहीं हुई। एंट्री सितंबर में होगी जब पैसा आना है। तो सिर्फ और सिर्फ करेंसी पे खेल रहे हैं हम। फॉरवर्ड में क्या होता है, प्रॉपरली आपके पास कोई ना कोई एसेट या लायबिलिटी बुक्स में रिकॉग्नाइज्ड होती है और आप उस पर फॉरवर्ड लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में सेटल करनी होती है। यहाँ पे आपने माल अभी सिर्फ प्रॉमिस किया है कि 100 USD में मैं आपको 6 महीने बाद डिलीवरी दे दूंगा, तो उस 100 USD में फ्लक्चुएशन आ जाए, उसके लिए करेंसी फ्यूचर आज ही ले लिया 76 रुपये में। तो ये बात तो कन्फर्म है कि 7600 रुपये आपके लॉक हो गए हैं। 7600 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने डेरिवेटिव लिया है 76 रुपये का। 76 रुपये का डेरिवेटिव हो गया मेरा। अच्छा, ठीक है, मतलब ये मैंने सेल की एंट्री नहीं मारनी। क्या मैं आज सेल बुक कर सकता हूँ? नो। इंड AS 115 कहता है जी आप अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो पूरा करो पहले। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो 30 सितंबर को पूरा होगा, तब सेल की एंट्री डाल लेना। अच्छा, 100 USD के ऊपर फ्यूचर ले लिया, 76 का डेरिवेटिव हो गया मेरा। ये मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। क्या मैंने इसमें सट्टा खेला? क्या मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूँ? नहीं जी, स्पेकुलेशन तो नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आने वाली करेंसी को सिक्योर कर रहा हूँ कि $100 में गिरावट ना आ जाए कहीं। तो 76 का रेट लॉक इन कर दिया मैंने, ठीक है। और अगर मेरे पास फ्यूचर में पैसा नहीं आना होता सेल का और मैं सट्टा खेल रहा होता, मैं डेरिवेटिव की तरह चलता। अब मैं हेजिंग की तरह चलूँगा। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर ऑन 30 सितंबर, ठीक है जी।
The management performed an assessment of hedge effectiveness and concluded that the hedging relationship qualifies for cash flow hedge accounting. Cash flow hedge की accounting करो. The entity determines that documents that changes in fair value currency future will highly effective in offsetting. पूरी बढ़िया कहानी सुनाता है जी, सुन ली हमने. काम की बात करते हैं. 30 सितंबर X1 को एंटिटी ने करेंसी फ्यूचर को क्लोज कर दिया. होना भी चाहिए. On the same day, it also sells its inventory of copper at 100 USD when spot rate is 72. स्पॉट रेट 72 रुपये का है और 100 USD में हमने बेच दिया. तो जिस पार्टी को हमने बोला था कि 6 महीने बाद आपको $100 में हम माल दे देंगे, आपने दे दिया. और आज का रेट 72 रुपये है, तो 72 रुपये पे हम सेल बुक कर लेंगे. कब? 30 सितंबर को. तो सेल का काम तो ख़त्म हो गया. लेकिन इधर से डेरिवेटिव जो पड़ा आपके पास, उसकी वैल्यूएशन चलेगी. अब आपने डेरिवेटिव 76 में ले रखा है, देखना पड़ेगा जी. 1 अप्रैल को 76 रुपये का रेट है, ठीक है. लेकिन 30 जून को 74 रुपये का रेट है और 30 सितंबर को 71 रुपये का रेट है. इस बंदे ने 76 रुपये में डॉलर्स को बेचा हुआ है कि मेरे पास USD आने हैं और मैं उन USD को आज 76 रुपये में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूँ. मेरे को डॉलर चाहिए तो नहीं, मेरे को तो डॉलर मिलेंगे. डॉलर मिलेंगे तो मैं तो डॉलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूँ. लेकिन मार्केट में डॉलर कितने का आ रहा है? 71 रुपये का. यानी मार्केट में जो चीज़ 71 रुपये की बिक रही है, मैं उसे 76 रुपये में बेच सकता हूँ. तो मेरा जो डेरिवेटिव है वो 5 रुपये कमा के देगा. 500 रुपये बना लिए मैंने. 500 रुपये का मेरा जो डेरिवेटिव है वो प्रॉफिट में है, मुझे पैसे मिल जाएंगे इसके. अच्छा, ये 30 जून डेट कहाँ से आ गई, देखना पड़ेगा. You are required to prepare detailed working and pass necessary journal entries for the sale of copper. कॉपर की सेल करा देते हैं. The corresponding hedge instrument taken by the company, वो भी दिखा देते हैं. Pass journal entries as on initial date. इनिशियल डेट मतलब 1/4 को क्या एंट्री बनेगी? नो एंट्री. ना तो 1/4 को सेल हुई है, ना तो मैं गुड्स की सेल बुक कर सकता हूँ, और ना ही मैं करेंसी फ्यूचर तो डेरिवेटिव उसकी क्या एंट्री बनानी है. कोई एंट्री पास होगी नहीं. अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर एंड 30 जून, 30 जून की क्वार्टर को एंट्री पास करो तो डेरिवेटिव की वैल्यूएशन कर देंगे हम. 200 रुपये का प्रॉफिट है. जो चीज़ मार्केट में हम 76 रुपये में बेच सकते हैं, उसे 74 रुपये में बेचने का प्रॉमिस ये बता रहे हैं. रुपये का प्रॉफिट है. आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसकी वैल्यू 76 रुपये है, मार्केट में 74 रुपये का ट्रेड हो रहा है, तो आप 200 रुपये प्रॉफिट में. यहाँ पे आप 200 प्रॉफिट में और यहाँ पे 300 प्रॉफिट में. हाँ, यहाँ 200 या 300, टोटल 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा. तो बाद में ये कलेक्शन ले लेंगे हम. करेंसी फ्यूचर आपने लिए, कहते हैं एंट्रीज पास करो. अभी पास कर देते हैं एंट्रीज, 2 मिनट का काम है. लेकिन एक पंगा है सर. पंगा क्या है? इन्होंने 6% का आपको डिस्काउंटिंग रेट दे दिया. कभी भी डेरिवेटिव्स में डिस्काउंटिंग नहीं की जाती. और मैं सिंपल तरीके से अगर क्वेश्चन करूं तो 200 और 300, बस ये 2 प्रॉफिट बुक करने हैं आपने, एक 30 जून को और एक 30 सितंबर को. लेकिन क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट दे दिया. क्वेश्चन से झगड़ा नहीं कर सकते हम. हमें इस डिस्काउंटिंग रेट का इस्तेमाल प्रेजेंट वैल्यू के लिए करना पड़ेगा. इसको नहीं बोलना चाहिए था. अब दिया है तो इसका यूज़ करो. तो 6% पर एनम है. और अगर आप इसमें क्वार्टरली रेट की बात करोगे तो क्वार्टरली 1.5% बनेगा. तो ये जो आपका 200 रुपये का प्रॉफिट आया ना, ये क्वार्टरली प्रॉफिट है 3 महीने का. इसकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी आपको. वैसे अगर आपने SFM के भी क्वेश्चन कर रखे हो तो SFM में भी कहाँ डिस्काउंटिंग करते हैं, वहाँ भी सीधा बुक करते हैं. अब इन्होंने रेट दे दिया तो यूज़ कर लो यार. अब इसमें मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है. एंट्रीज़ की बात करो, टक 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 4 एंट्रीज हैं गिनती की. कैसे? अगर मेरे से पूछो 1 अप्रैल को क्या एंट्री पास होगी? नो एंट्री. क्यों नहीं पास होगी जी? पहली एंट्री, नो कंट्रोल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फॉर द गुड्स बिकॉज गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड ऑन 30 सितंबर. और दूसरा, नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेरिवेटिव. 1 अप्रैल को नो एंट्री.
फिर हम आएंगे 30 जून को क्वार्टरली एंट्रीज़ में। अगर मैं क्वार्टरली एंट्री की बात करता हूँ तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट करेंसी फ्यूचर डेबिट टू कैश फ्लो हेज रिजर्व 76 माइनस 74 इंटू $100। वैसे तो 200 रुपये का प्रॉफिट बनता है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो 1/1.015 ये क्या चीज़ है जी, 6% पर एनम है। और अगर क्वार्टरली रेट देखेंगे तो 1.5% बनेगा। डिस्काउंटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा, पर करनी पड़ रही है, तो 197 रुपये बनेंगे ये। और अगर मैं डिस्काउंटिंग नहीं करता तो 200 रुपये आ जाते। नॉमिनल सा डिफरेंस है। स्टडी मैट ने डिस्काउंटिंग कर रखी है, स्टडी मैट ने नहीं, एमटीपी में जो सोल्यूशन है उसमें डिस्काउंटिंग कर रखी है। स्टडी मैट में तो क्वेश्चन ही ना है। मैंने तो जो क्लास में आपको 2 क्वेश्चन फॉरवर्ड के कराए थे वो भी अपनी तरफ से कराए थे, वो टीपी गोसर की कमेंट्री में से उठाए हुए हैं। अच्छा, फिर हम आगे 30 सितंबर को क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7200 रुपये की हमने सेल कर दी। बीइंग रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर रिकॉग्नाइज्ड। क्यों, $100 थे, 72 रुपये के हिसाब से आपको मिलेंगे। डेटर को थोड़ा ना मतलब है कि आपने डेरिवेटिव ले रखा है, वो तो आज के रेट के हिसाब से आप बैंक से इनकैश करा लो, वो आपको $100 देगा, $100 बैंक के पास लेके जाओ, बैंक आपको 7200 रुपये दे देगा। आज 72 रुपये का रेट है। अच्छा, लेकिन आपको 30 सितंबर को एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट करेंसी फ्यूचर डेबिट टू कैश फ्लो हेज रिजर्व 76 माइनस 71 इंटू 100। नहीं, मैं 74 तक आ गया था। मैं 76 को 74 तक ले आया था। 74 से 71 इंटू 100 इंटू 1। अब डिस्काउंटिंग थोड़ा ना होगी, अब तो सेटलमेंट का टाइम आ गया है। सेटलमेंट के टाइम पे डिस्काउंटिंग थोड़ा ना होती है। तो ये कितना बनता है, ये कितना बनता है, नहीं इसकी अकाउंटिंग इस तरह से होगी। मेरे को मिलना है 76 माइनस करेंगे 71, 500 रुपये बनने हैं टोटल। 76 मेरा सेटलमेंट रेट है, 71 मेरा स्पॉट रेट है, 500 रुपये मेरी वैल्यूएशन आ रही है। 100 से गुणा करेंगे 500, इसमें से कितना मैं ले चुका हूँ 197, 303 रुपये और बुक करो। ये प्रेजेंट वैल्यू की वजह से चक्कर पड़ गया सारा, जो 197 बुक किए थे आपने। अगर यहाँ पे 200 होते, मैं यहाँ पे सीधा 300 लिख देता। यहाँ प्रेजेंट वैल्यू की वजह से 3 रुपये एक्स्ट्रा बुक करने पड़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो आपका 76 माइनस 71 है ना, ये देखो। ओवरऑल तो 76 और ये 71 है ना, 500 रुपये का डिफरेंस है। इस 500 में से 197 रुपये आपने पहले बुक कर लिए, 303 रुपये आप बुक कर रहे हैं। और अगर डिस्काउंटिंग नहीं होती तो मैं इसके 2 टुकड़े बना रहा था, 200 रुपये पहले बुक हो जाते, 300 बुक। ये जो 6% दे रखा है इसका ज़बरदस्ती यूज़ किया हमने। क्यों किया, क्योंकि ICA कर रहा है, हमने भी कर लिया। इसका कोई आंसर तो है नहीं। इनडायरेक्टली एक आधी चीज़ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट आ ही जाता है इसमें, जो इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी से लगा देता है। आपको क्या लगता है ये सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने खुद फ्रेम करे हैं? आपको लगता है इनमें इतनी काबिलियत है? किसी न किसी कमेंट्री, IFRS, किसी न किसी एग्जामिनेशन, सीमा लंदन, वहीं के क्वेश्चन रिपीट होते हैं सर हमारे पेपर्स में, लेकिन उस लेवल का मटेरियल नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए। क्वेश्चन इन्होंने सारे कराने हैं, है ना, और पढ़ने के लिए जो मटेरियल है वो डेवलप नहीं हो रहा इनसे। आप पढ़ के देखो, ये जो हेज अकाउंटिंग का इन्होंने मटेरियल बनाया 8 पेज का, कितना समय में आता है बताओ। बस अकाउंटिंग हो गई इसमें, ठीक है जी। और लास्ट में क्या करेंगे, CFH रिजर्व डेबिट टू P&L। कितना P&L है हमारा, 500। और एक एंट्री बना लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट 500। 500 रुपये का आपको डेरिवेटिव का पैसा आ जाएगा, इसको उठा के P&L में मारेंगे। तो जो आपका कैश फ्लो हेज रिजर्व है ये आपका OCA में पड़ा रहता है जब तक कि हम इसको सेटलमेंट डेट नहीं आ जाती, उठा के P&L में मारा हमने। अगर आप देखो तो 7200 रुपये की तो सेल बुक हो गई और 500 रुपये आपको डेरिवेटिव के मिल गए, तो टोटल आपका 7700 हो गया करेंसी फ्यूचर की वजह से। तो जो डेरिवेटिव था वो 76 में आपने खरीद रखा था, आज 71 उसका रेट है। 500 रुपये वो सट्टेबाजी का आपको मिल गया उसमें, जो आपने रिस्क मैनेज करने के लिए एंटर किया था। अगर इसमें सेल के साथ लिंक नहीं होता तो प्योर सट्टेबाजी होती, सेल के साथ लिंक हो गया तो ये हैजिंग हो गया आपका, तो रेवेन्यू आपने मैनेज कर लिया अपना। और ये जो एंट्री है ये कैश फ्लो हैज रिजर्व वाली टू P&L, ये इंस्टीट्यूट के आंसर में इन्होंने रेवेन्यूज़ में डाल रखी है, जो कि बिल्कुल गलत है, रेवेन्यूज़ में नहीं जानी चाहिए, डिबेटेबल है सर ये। अच्छा भला काम करते हैं ये, करते करते कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बस इनकी पुरानी आदत है ये। दिखाता हूँ आपको, ये इनकी पुरानी आदत है। कैश फ्लो हैज रिजर्व को इन्होंने उठा के रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर में डाल दिया। ये रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर में नहीं जाना चाहिए, ये P&L में जाना चाहिए डायरेक्टली। ये डिबेटेबल है सर, बाकी सर आपकी मर्ज़ी है, आपने आंसर रटना है आप रट लेना, कॉन्सेप्ट यही है सर इसमें, है ना। और इन्होंने नाम दे रखा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, हमने नाम दिया है डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट का, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम करेंसी फ्यूचर। बस ये पॉइंट, ये क्वेश्चन 4 एंट्रीज़ का क्वेश्चन था। ये देखो आप, पहली एंट्री 1 अप्रैल नो एंट्री, 30 जून को 197 रुपये बुक कर दिए, 30 सितंबर को 303 बुक कर दिए और सेल बुक कर दी, और बाकी 2 एंट्रीज तो आपको पता ही है। कैश फ्लो हैज रिजर्व उठा के P&L में मारा, डेरिवेटिव के पैसे ले लिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में CFHR आपका ख़त्म हो जाता है और करेंसी फ्यूचर में आपने इसको सेटल कर लिया। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आंसर बन जाएगा। अब आपके पास 2 क्वेश्चन तो फॉरवर्ड के हैं और 1 क्वेश्चन करेंसी फ्यूचर का है ना। इंस्टीट्यूट पहले इस पे तो पूछ ले, पेपर में अभी तक नहीं आया। GFRS इलेक्टिव पेपर में आया हुआ है, लेकिन FR में कभी नहीं आया हैज अकाउंटिंग, और स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन भी नहीं है। ये हमारा कैश फ्लो हेज का फंडा था जी। और फिर मैंने आपको क्लास में फेयर वैल्यू हेज के बारे में बताया था। फेयर वैल्यू हेज क्या था जी? फेयर वैल्यू हेज में हमारे पास इक्विटी शेयर हो सकते हैं, हमारे पास डिबेंचर्स हो सकते हैं, हमारे पास कमोडिटीज़ हो सकती हैं। और अगर हमें लगता है कि, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, मान लो मेरे पास इक्विटी शेयर्स हैं, मेरे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं और मैं इनको बेचने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, मैंने इनको बेचना है। आज का जो रेट है, करंट रेट इक्विटी शेयर्स का, जो आज का रेट है वो चल रहा है 120 रुपये का, और मुझे लगता है कि जो फ्यूचर में जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो इसकी फेयर वैल्यू में डिक्लाइन आ सकता है। छोड़ो, एग्जांपल चेंज करता हूँ। मान लो मेरे पास, ये एग्जांपल में मैंने सिल्वर ले रखी है, हमारे पास 1 किलो सिल्वर का इन्वेंट्री पड़ा है, ठीक। आज का रेट है हमारा 40,000 रुपये, और इन्हें लगता है कि सिल्वर के दाम फ्यूचर में गिरेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं MCX में जाके इस सिल्वर को एडवांस में आज ही बेच सकता हूँ। मेरे पास फिजिकल इन्वेंट्री पड़ी है, मुझे लगता है फ्यूचर में सिल्वर का रेट गिरेगा, मुझे इसके वो पैसे नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए, तो मैंने MCX में जाके इसको एडवांस में आज ही बेच दिया। आज का रेट 40,000 रुपये, और जब मैंने इसको 2 महीने बाद बेचा तो 38,000 में बिका, तो 38,000 रुपये तो मुझे सेल से मिल जाएंगे, लेकिन मैंने तो एडवांस में बेच रखा है। जो चीज़ मैंने 40 की बेच रखी है, आज मार्केट में 38 की है, तो 2,000 रुपये आपको MCX से मिलेंगे सेटलमेंट के।
तो आपके 40 पूरे हो जाएंगे। 38 आपको इन्वेंट्री से मिल जाएंगे, 2000 रुपये आपको फेयर वैल्यू हेज से मिल जाएंगे। फेयर वैल्यू हेज में क्या, हम प्राइसेस को हम स्क्वायर अप करते हैं। आपके पास इक्विटी शेयर है, आपको लगता है दाम बढ़ेंगे या कम होंगे, तो आप उस हिसाब से फेयर वैल्यू हेज ले सकते हैं, एडवांस में सेल परचेज़ कर सकते हैं। आपको लगता है आपके पास डिबेंचर्स हैं, उनके दाम गिर सकते हैं या बढ़ सकते हैं, आप एडवांस में सेल परचेज़ कर सकते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू हेज का। तो आपके पास कोई स्टॉक्स पड़े हैं, आप MCX में जाके एडवांस में सेल परचेज़ कर सकते हैं। तो एडवांस में सेल परचेज़ करने से क्या है, आज की फेयर वैल्यू का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो फ्यूचर में अगर आपके वैल्यूज़ फ्लक्चुएट भी होते हैं तो आप उसे कॉम्पोजिट कर सकते हैं। और ये देखो आप एंट्रीज अगर आप देखें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, ये तो फिजिकल सेल होगी। और फेयर वैल्यू हेज में क्या है, 2000 रुपये आपको सेटलमेंट से मिल जाएंगे, तो आपके 40 पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एक्चुअल रेट है वो यहाँ पे 42 हो जाए, और अगर ये 42 हुआ तो आज आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या इन्वेंट्री जो भी है 42,000 रुपये। लेकिन आपको पता आपने एडवांस में कितने में बेच रखा है इसको, 40 में। तो जो चीज़ आपने 40 में बेच रखी है आज 42 की होगी, 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो फेयर वैल्यू हेज आपका उल्टा हो जाएगा। ये देखो आप, फेयर वैल्यू हेज रिजर्व डेबिट टू बैंक और P&L अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू हेज। ये देखो 2000 रुपये आपको देने भी पड़ेंगे। इसका एक सेकंड पार्ट जरूर कराया होगा मैंने, हाँ ये रहा। अगर क्या होगा, अगर 41,000 रुपये रेट हो जाए तो 41 की सेल तो हो जाएगी, लेकिन 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तो आप घूम फिर के 40 पे आ जाएंगे। तो फ्यूचर में रेट गिरेगा तो पैसे आपको वापस आ जाएंगे, फ्यूचर में रेट बढ़ेगा आपको देने पड़ेंगे। सर एग्जांपल लिया हुआ है क्लास में, कुछ है नहीं। फेयर वैल्यू हेज में आप प्राइसेस को कॉम्पोजिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बस एक बात ध्यान रखना, फेयर वैल्यू हेज आपका P&L के थ्रू रूट करना है आपने। लेकिन इक्विटी शेयर में एक पंगा है। इक्विटी शेयर में क्या पंगा है, इक्विटी शेयर में अगर आपने OCI का ऑप्शन ले रखा हो तो फिर फेयर वैल्यू हेज आपका OCI में जाएगा इक्विटी शेयर्स के केस में, बाकी सब P&L में डालते रहना आप। फेयर वैल्यू हेज अगर आप डिबेंचर्स पे करते हैं, आप इन्वेंट्रीज पे करते हैं, तो फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। अगर आप इक्विटी शेयर्स पे करते हैं और इक्विटी शेयर में OCI का ऑप्शन आपने चूज़ किया हुआ है, तो फिर इसका फेयर वैल्यू हेज OCI में जाएगा। लेकिन सर कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास, तो जितने आपको नोट्स मैंने क्लास में लिखवाए थे वो आपके मोर देन इनफ है। एग्जामिनेशन के हिसाब से आपका वो कवर अप हो जाएगा। ये हमको मैंने सारी चीज़ें बता रखी। ये जो हमने स्टॉक्स में अगर हम बात करें इक्विटी, और इक्विटी में अगर हम बात करें OCI, तो फिर फेयर वैल्यू हेज रिजर्व भी आपका OCI में जाएगा, ये भी OCI में जाएगा, बाकी सब P&L में जाएगा। ये वर्किंग बता रखी है सर। कैश फ्लो हेज अलग कॉन्सेप्ट है और फेयर वैल्यू हेज अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें प्राइसेस को हम सिक्योर करते हैं और उसमें कैश फ्लोज को। ये आपको मैंने डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव, कैश फ्लो हेज, फेयर वैल्यू हेज, और मेनली आपका क्या था, एक तो एम्बेडेड डेरिवेटिव और एक आपका कैश फ्लो हेज। कैश फ्लो हेज में मैंने आपको May 21 की MTP का क्वेश्चन में 2A भी बता दिया, कुछ था ही नहीं बेटे, एम ही हुआ बना देते लोग। ठीक है जी, हो गया सारा डन, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिवाइज हो गया। अब इसको कर लेना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। नोट्स पढ़ना बेटे आपका काम है, क्वेश्चन ज़रूर कर लेना प्लीज़। रिविजनरी वीडियो दे दिया मैंने आपको, लेकिन अल्टीमेट रिवीजन आपको खुद करना है, क्वेश्चन आपको खुद करने बच्चे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।